गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। ऑडियो वीडियो एक बार आप कंफर्म कर दें, इको वगैरह तो नहीं आ रहा। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है, कोई इको तो नहीं है। स्टार्ट करें। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और डिसीजन मेकिंग वाला जो टॉपिक CSIR SOSO वाला, उसका थर्ड लेक्चर है। एक लेक्चर हमने परसों किया था, एक आज मॉर्निंग में, और थर्ड लेक्चर ये है। एक क्लास हुई थी परसों, एक आज मॉर्निंग 11:30 हुआ था। वो लेक्चर यूट्यूब पे भी है, आपके फोल्डर में भी डाल दिया गया है। यूट्यूब पे जो लोग लेक्चर देख रहे होंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में जो 2 PDF मैंने तैयार की हैं CSIR SOSO वगैरह के लिए, वो दोनों PDF उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो पहली PDF जो थी, पहली PDF में लास्ट लेक्चर है ये। फर्स्ट PDF में जो कंटेंट था उसकी 2 क्लासें हो गई हैं, उसका तीसरा क्लास अब है। और सेकंड PDF जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, उसका जो कंटेंट है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करें। और फिर मैं बता रहा हूँ, CSIR SOASO का जो पेपर है उसमें पेपर 2 में काफ़ी हेल्प करेगा ये। CSET वगैरह के जो एग्जाम होते हैं स्टेट PCS या सिविल सर्विसेज में, उसमें भी डिसीजन मेकिंग वगैरह पूछता है। कुछ इकोनॉमी के टॉपिक है वो भी आते हैं उसमें। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए वो भी कॉमन है। ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है, करियर एडवांसमेंट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन ESC में भी देखने में आ रहे हैं। करियर एडवांसमेंट, CGPTM का आज पेपर हो गया है जो मेंस वाला। उसमें जो 2 टॉपिक GS के, एक IP वाला एरिया और करंट अफेयर, बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल थे उसमें। मुझे जो फीडबैक अभी आया है CGPTM का, बच्चों ने यही बताया 20 में से 17-18 तक क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि बने हैं उसमें। CGPTM का जो मुझे फीडबैक मेंस के पेपर का भी जो आज हुआ है पेपर, उसमें IP वाले में 20 में से 17-18 क्वेश्चन बच्चों ने बनाए हैं। IP हमने आरोहण पे कराया भी था, उसके लेक्चर यूट्यूब पे भी डाल दिए थे, लेक्चर भी और PDF भी। जितनी भी PDF थी उन सबके लेक्चर भी कराए गए थे। ऐसा नहीं है कि PDF देके छोड़ दिया गया था, सारे लेक्चर कराए गए थे। सारी PDF मैंने खुद ही तैयार की थी, लेक्चर भी कराए थे। करंट अफेयर में भी जो फीडबैक मुझे मिला है, 20 में से 15 तक बच्चों ने बताया। 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर उन्होंने बताया कि उतने हमारे बन गए हैं। करंट अफेयर जैसा कि मैंने आपको कहा था, दिसंबर तक का डाटा, जनवरी में जो 2 क्लासें करंट अफेयर की हुई, उसमें करंट अफेयर हमने दिसंबर तक का पूरा किया है। फरवरी में जो भी आपके एग्जाम होने हैं, जैसे फरवरी में आपका एग्जाम होना है CSIR SOASO, ROA UPPSC का, इंजीनियरिंग सर्विसेज, तीनों एग्जाम में करंट अफेयर दिसंबर तक का काम आना है। जो करंट अफेयर हमने कंप्लीट किया है, सारी PDF भी दी हैं। CSIR SOASO, ROA या आपका ES का पेपर हो, ये सब दिसंबर तक का डाटा ही उसमें काम का है। बस आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं उसको। क्वेश्चंस वगैरह भी हमने कराए थे करंट अफेयर्स के। ठीक है, आगे टॉपिक शुरू करें। एक क्वेश्चन जरा और ऐड कर लो, न्यूज में है। भारत रत्न के लिए किसको इस बार सेलेक्ट किया गया है? 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर के ऐड करते जाओ, जैसे जैसे अपडेशन आ रहा है ये लिख लो। इस बार का भारत रत्न 2024 ये दिया जाएगा कर्पूरी ठाकुर। करंट अफेयर में जब मैं डिटेल में चर्चा करूंगा तब और बताऊंगा इनके बारे में। अभी डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन याद कर लो। भारत रत्न इस बार के लिए सिलेक्ट हुए हैं कर्पूरी ठाकुर, इनको दिया जाएगा। और मरणोपरांत दिया जाएगा, पोस्थुमसली दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, फॉर्मर बिहार CM, फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर। तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को इस बार सिलेक्ट किया गया है और फॉर्मर बिहार CM रहे। राम मंदिर का आर्किटेक्ट मैंने बताए थे चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष। चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष राम टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है उन्होंने तैयार किया था। राम का जो आइडल बनाया गया है, जो मूर्ति तैयार की गई है, ये पर्सन भी अभी काफी न्यूज में है, क्या पता किसी एग्जाम में पूछ ले। आइडल जो तैयार किया है, जिस मूर्तिकार ने बनाया है, उनका नाम क्या है? अरुण योगीराज। अरुण योगीराज इन्होंने तैयार किया है। राम आइडल जो है, जो मूर्ति तैयार की गई है, अरुण योगीराज ने तैयार की है। तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर और राम जी का जो स्टैचू है अरुण योगीराज, ये दोनों पॉइंट ऐड कर लीजिए।
राम टेम्पल का आर्किटेक्चर मैंने बताया था, चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष, उन्होंने तैयार किया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला टॉपिक है हमारा रिक्रूटमेंट, मैं मॉर्निंग में बता चुका हूं यहां तक। अगला टॉपिक है करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट या आप इसको समझ लो करियर ग्रोथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, लगातार आपका प्रयास क्या होता है, उसमें एडवांसमेंट कैसे हो, उसमें ग्रोथ कैसे हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा या कोई भी जॉब में होगा तो उसका टारगेट क्या है, एडवांसमेंट, प्रोग्रेस कैसे करे, आगे कैसे बढ़े। कुछ ना कुछ गोल बनाएगा, वो करियर में गोल बनाएगा, हमें कैसे आगे बढ़ना है, चाहे वो मनी मोटिव हो, हाई रैंक हाई प्रोफाइल मोटिव हो, या प्रमोशन चाहे, या ट्रांसफर अपनी मनपसंद जगह पे चाहे, एडवांसमेंट, उसमें यही सब हम बात करेंगे। पहला, या नई नई स्किल सीखे, ट्रेनिंग ले। करियर एडवांसमेंट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट of your professional journey. It is the process of using your skill and motivation to achieve your professional development goal. करियर एडवांसमेंट किस चीज से संबंधित है कि आपकी स्किल और आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो आपके प्रोफेशनल गोल आपको अचीव करवा पा रहा है कि नहीं। करियर एडवांसमेंट में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो करियर एडवांसमेंट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोफेशनल जर्नी। इट इज द प्रोसेस, करियर एडवांसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने स्किल और मोटिवेशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए, कि आप जहां हैं और कहां तक आप अपने आप को देखते हैं। कई बार इंटरव्यू पूछते हैं ना कि आज हम आपको हायर कर लें, आप खुद को कंपनी में 5 साल के बाद कहां देखते हैं। इंटरव्यू वगैरह में सवाल बहुत होता है कि आज हम अगर आपको हायर कर लें तो अगले 5 साल बाद अपने आप को कहां पर देखते हैं। तो करियर एडवांसमेंट, और देखो, तो हायर लेवल पोजीशन, वर्क प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई रैंक हाई प्रोफाइल। तो करियर के आपके क्या गोल हैं, आपको बड़ी पोजीशन चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, नेम फेम चाहिए, किस तरह का एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। करियर एडवांसमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, जैसे प्रमोशन या ग्रोथ, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसी में आपको प्रमोशन मिल जाए। करियर एडवांसमेंट के लिए लेटरल मूव्स, शिफ्टिंग। इसके बाद है न्यू स्किल या ट्रेनिंग। करियर एडवांसमेंट के लिए ये भी जरूरी है कि नई चीजें सीखना। जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो बदल रहा है, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है। फॉर एग्जांपल आईटी वाले जो लोग हैं, आज आप कोई स्किल सीख कर जॉब आपको मिल गई, जैसे आईटी के लिए एक हमेशा ऐसे लिखने को आता था ना, टेक्नोलॉजी इज बून और बेन। टेक्नोलॉजी वरदान है कि अभिश्राप है, दोनों है। जो व्यक्ति समय के साथ खुद में बदलाव करेगा, एडेप्टेबिलिटी होगी, जैसे सिनेरियो बदल रहा होगा खुद को अपडेट करेगा, उसके लिए तो पून है, उसके लिए वरदान है। और अगर कोई सराउंडिंग बदल रही है और चेंज नहीं करेगा खुद को, उसके लिए अभिश्राप है। जैसे नोकिया के पास एंड्रॉइड का ऑफर आया, पर क्योंकि वो उस समय मार्केट लीडर थे, बहुत बड़ा मार्केट शेयर उन्हीं के पास था, सबसे बड़ी कंपनी थी, तो टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड वाली अडॉप्ट नहीं किया, वो चला गया दूसरी कंपनी के पास, सैमसंग वगैरह के पास चले गए। तो नोकिया कुछ ही टाइम में मार्केट से बाहर हो गया। वो बात इंडिविजुअल पर भी अप्लाई होती है कि आप समय के साथ नई स्किल, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे चर्चा होती है, रोबोटिक्स की बात होती है, तो क्या डिबेट चलती है इस पर कि रोबोटिक्स जब बढ़ जाएगा काफी ज्यादा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है, बहुत सारी मैन पावर रिप्लेस हो जाएगी। या आप सुनते हैं ड्राइवरलेस कार का कंसेप्ट कि आने वाले समय में ड्राइवरों की जॉब चली जाएगी। जो व्यक्ति समय के साथ अपडेट करेगा खुद को, अल्टरनेटिव रास्ते भी हैं, और अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। जब कंप्यूटर आया था 90s में, तो उस समय लोगों ने क्या कहा, कंप्यूटर आया अब मैन पावर कम हो जाएगी। उल्टा आईटी ने रिवॉल्यूशन ला दिया और हजारों लोग, लाखों लोग एम्प्लॉयड हो गए। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि टेक्नोलॉजी के साथ जो अपडेट करेंगे, जो लगातार अपने आप को अपडेट करेंगे, नई स्किल ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, नए सर्टिफिकेशन वगैरह लेंगे, नए कोर्सेज करेंगे, वो लगातार खुद को अपडेट रखेंगे, तो टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए भी मैन पावर चाहिए। कैसी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, किसी भी टेक्नोलॉजी के पीछे मैन पावर तो इन्वॉल्व होगी ही। हाँ, 10 लोगों की बजाय चाहे भले 4 लोग हों, पर वो 4 लोग भी कौन होंगे, जो खुद को अपडेट करेंगे। ठीक, तो करियर एडवांसमेंट, रिगार्डलेस ऑफ योर एडवांसमेंट पाथ यू मे फेस कॉमन चैलेंजेस। करियर ग्रोथ में कई प्रकार के चैलेंजेस भी सामने आते हैं। करियर में आप एडवांस करो, आप ग्रोथ करो, प्रोग्रेस करो, कई सारे चैलेंजेस भी ग्रोथ के रास्ते में आते हैं। जैसे कि सही मेंटर आपको ना मिल पाना।
आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कोई सीनियर मैन पावर जो है वो उतनी कैपेबल नहीं है कि आपको मेंटरिंग कर पाए, कुछ नया आपको सीखने को मिले। कंपनी में जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उनसे सीखने को भी तो मिलता है कि पता लगा पुरानी मैन पावर जो है वो सीनियर मैन पावर जो रिटायर हो रही है, नए रिक्रूटमेंट हो नहीं रहे, ज्यादा एज के लोग हैं ही नहीं समझाने वाले, या जो है वो नॉलेजेबल नहीं है। ठीक है, तो मेंटरशिप एक जरूरी चीज है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। कंपनी में जो हमारे कलीग हैं, जो सीनियर्स वगैरह होते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेंटरिंग अगर सही ना मिल पाए, जैसे कॉलेज में आप पढ़ते थे फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहो कि सर हमें गेट और ईएस एग्जाम पता ही नहीं था, या हम इसके बारे में जानते ही नहीं थे कि हमारी ब्रांच में क्या अपॉर्चुनिटी है। सीनियर्स लोगों ने हमें गाइड किया क्योंकि उन्होंने आपसे पहले उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर लिया। उसी तरह से कंपनी में भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी, बिजनेस में भी सही मेंटरिंग अगर आपको मिले तो आपको कई सारी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी। जैसे सीनियर आपको गाइड करे कि देखो ये टेक्नोलॉजी आ रही है, ये कोर्स कर लो, आपको लगातार मोटिवेट करे, गाइड करे, कुछ नया सिखाए, आपको मोटिवेट भी करे कुछ नया सीखने के लिए। ठीक है, तो मेंटरशिप एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में के लिए। पर कई सारे वर्क प्लेस ऐसे भी हैं जहां सही मेंटर नहीं है, आपको गाइड करने के लिए। तो अगर सही मेंटरशिप नहीं मिलेगी तो भी हो सकता है कि आपको रास्ता ना पता चले, आप कंफ्यूज स्टेट में रहें। लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस, मेनी लीडर्स प्रायोरिटाइज देयर कंपनी बॉटम लाइन रादर देन मेंटरशिप प्रोग्राम। लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस, समय की कमी है, रिसोर्सेस की कमी है। कई कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम चला ही नहीं रही है, मेंटरशिप प्रोग्राम चला ही नहीं रही है कि आपको कोई मौका मिल पाए समझने का। समय और रिसोर्सेस की कमी की कंपनी बस प्रॉफिट बनाने में लगी है, वो एम्प्लॉय की ग्रोथ के लिए कोई प्रोग्राम ही नहीं चला रहे, कोई ट्रेनिंग का मौका नहीं मिल रहा। अच्छी जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कई बार आपको वो पढ़ने के लिए मौका देती हैं, स्पॉन्सर कर देती हैं आपकी स्टडीज को, आपको खुद कोर्स करवाती हैं, ट्रेनिंग करवाती हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करवाती हैं। कई कंपनी आपको एमबीए करवाती हैं। तो ये सब किस लिए? पर कई कंपनी ऐसी भी हैं जो सिर्फ प्रॉफिट बनाने में लगे हैं, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कंसर्न नहीं है। तो ये भी एक हर्डल है आगे बढ़ने में। और एब्सेंस ऑफ फॉर्मल मेंटरशिप, फॉर्मल मेंटरशिप मतलब स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप प्रोग्राम अगर नहीं है तो एम्प्लॉय डोंट नो हाउ टू अप्रोच पोटेंशियल मेंटर्स। कि कंपनी आपको मौका दे नहीं रही और आपको भी समझ नहीं आ रहा कि अप्रोच कैसे करना है, समय नहीं है आपके पास, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बनाने में लगे हैं। जनरेशनल डिफरेंस, जनरेशन का भी डिफरेंस है। पुरानी जो पीढ़ी है, जो सीनियर लोग कंपनी में है, वो रिटायर हो रहे हैं, या एक जनरेशन गैप है, आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं करते। जो नए यंग लोग हैं वो पुरानी जनरेशन से गैप महसूस कर रहे हैं, या एक एरोगेंसी है, डिस्कस ही नहीं करते, कुछ सीखने की ललक नहीं है, कुछ उनसे सीखना चाहे वो सीखना नहीं चाहते, एक एरोगेंस वाला बिहेवियर भी है। तो जनरेशन का भी एक अंतर है। ओल्डर जनरेशन के जो लोग रिटायर हो रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय कम हो रहे हैं, तो भी मेंटरशिप आपको नहीं मिल पा रही। एक तो ये हर्डल हो गया। दूसरा हर्डल है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट में एक हर्डल होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, पर आप खुद को नहीं बदल रहे। आप उसी ढर्रे पर चल रहे हैं, पहले से 5 साल पहले आप सीखे थे उसी पर काम कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि रिटायरमेंट तक मेरी वही स्किल काम करेगी। नहीं, टेक्नोलॉजी सेक्टर जहां पर भी होगा लगातार आपको अपडेट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड करियर एडवांसमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर या जूम कॉल, मीटिंग, इन सब चीजों का पता होना चाहिए। अगर आप किसी रिमोट एरिया में भी रह रहे हैं तो आपको ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, कैसे आप खुद को अपडेट करें। जैसे आपको ईमेल लिखना आना, या जूम मीटिंग करना, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैसे अपीयर करना है, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी, बेसिक इंटरनेट के बारे में जानकारी, कैसे कंपनी की चीजों को यूज करना है, वो सब बेसिक स्किल आनी चाहिए। तीसरा है प्रॉब्लमेटिक वर्क प्लेस स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब एक रूढ़िवादी सोच। जैसे करियर एडवांसमेंट में आप फीमेल हैं और आपको एक मैनेजमेंट में एक अच्छे लेवल पे बैठा दिया, आपको प्रमोट कर दिया गया, बाकी लोग मुंह बनाए हुए कि विमेन हमारे बराबर कैसे compete करेगी, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। या कलर के बेसिस पे नस्लवाद भी लोग करते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। आप प्राइवेट सेक्टर छोड़ो, गवर्नमेंट जॉब में भी कई जगह ये घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं। जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना, उम्र के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना, या नस्ल के आधार पे, या कास्ट के आधार पे, या धर्म के आधार पे, आए दिन ये सब चीजें हमारी सोसाइटी में दिखती हैं हमें। तो वर्क स्टीरियोटाइप का मतलब ये भी आपकी ग्रोथ को रोक देंगे।
अगर उस कंपनी में इस तरह की चीजें प्रेवलेंट हैं, इन सब चीजों का चलन ज्यादा है और टॉप मैनेजमेंट से नीचे तक अगर ये बात रिफ्लेक्ट कर रही है, तो भी आपके करियर के सामने ये हर्डल है, तो भी आप यहां से निकल के कुछ और करना चाहेंगे। करियर में आपको ग्रोथ कब मिलेगी? जब आपको सही अपॉर्चुनिटी मिले। अब कोई जेंडर के नाम पर आपको आगे ना बढ़ने दे, या उम्र के नाम पे आगे ना बढ़ने दे, या नस्ल या जाति या धर्म के आधार पर आगे ना बढ़ने दे, तो इसमें आपका तो कोई रोल नहीं है। आप किस धर्म किस जात में पैदा होंगे आपकी चॉइस तो नहीं थी, या जेंडर क्या होगा ये आपकी चॉइस तो नहीं थी। पर होते हैं स्टीरियोटाइप कई जगह इस तरह के। इवन 21st सेंचुरी आ गई, मून पर पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, पर अभी भी इंडिया में भी बहुत आए दिन सुनने को मिलती है ये चीजें। गवर्नमेंट जॉब में, हाई प्रोफाइल जॉब में भी इस तरह की चीजें आए दिन देखने को आती हैं। ठीक। दूसरा, करियर एडवांसमेंट में एक और हर्डल है वर्क लाइफ बैलेंस ना बना पाना, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाना। आपको वर्क और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, अगर आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आप उलझ के रह जाएंगे दोनों में। जैसे कि आप फैमिली को भी टाइम नहीं दे रहे और वर्क में भी आप एफिशिएंटली काम नहीं कर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक व्यक्ति जिसको कंपनी ने 30,000 रुपीज सैलरी पर हायर किया, एक एग्जांपल है, एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगी बात, और 9 to 5 उसकी जॉब है, 9 to 5 उसकी जॉब है, वो जितने दिन जॉब है, जो कंपनी के कंडीशन है, 9 to 5 वो कंपनी में आता है, अपने वर्क को हमेशा टाइम पर पूरा करता है और 5 बजे फ्री होने के बाद वो अपना फोन बंद कर देता है, फिर अपनी फैमिली को टाइम देता है। केस 1। दूसरा केस, एक दूसरा व्यक्ति, उसको, वो भी उसी प्रोफाइल पे काम कर रहा है, उसी रैंक का है, उसको भी 30,000 सैलरी मिलती है, 9 to 5 उसको भी वर्क है, पर वो 5 PM के बाद भी 6 बजे 7 बजे कभी 11 बजे जा रहा है, कभी 12 बजे जा रहा है, फोन हमेशा ऑन है कि जैसे ही बॉस का कुछ काम आए तुरंत लैपटॉप खोल के बैठ गया। अब ये दोनों ही काम के तरीके हैं, पर वर्क लाइफ बैलेंस सही कौन मेंटेन कर पा रहा है? जो एफिशिएंटली अपने काम को कर रहा है, 9 to 5 वर्क किया, उसके बाद फैमिली को टाइम दिया। अगर आप जॉब में हैं, ये वीडियो अगर आप देख रहे होंगे, या अगर आप जॉब में हैं या आपके फादर जॉब में हैं, तो आप अपने आप में अनुभव करेंगे कि सर मेरे फादर या मैं खुद जॉब करता हूं, तो मैं उतने ही टाइम पे अपना काम पूरा कर लेता हूं। पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम है मुझे, मेरी हॉबी परस्यू करनी हो, मुझे कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, फैमिली को आउटिंग के लिए ले जाना, मेरे पास पूरा समय है। और किसी के पेरेंट या कोई खुद जॉब में होगा जो 11 बजे भी फ्री नहीं है। कई बार कंपनी भी एक्सप्लॉइटेशन करती है एम्प्लॉय का, कि वो 9 to 5 फ्री होने नहीं देंगे, 5 बजे आपका टाइम खत्म हुआ, एक और फाइल लेके आ जाएंगे 5 PM पे, भाई इसको भी पूरा करो। और ऐसा एक्सप्लॉइटेटिव वर्क कल्चर भी कई जगह देखने को मिलता है। आप मना कर देंगे तो आपको निकाल देंगे, या आप कोई नाराजगी मन में पाल लेंगे, ठीक है। पर सही कंपनी जो होती हैं, अच्छी कंपनीज जो होती हैं, उन्होंने आपका वर्क डिफाइन कर दिया, आप उतना काम करिए। कंपनी भी समय समय पे इवेंट कराती रहती है आपको मोटिवेट करने के लिए, कभी फैमिली को इनवाइट कर दिया, कभी कोई वीकेंड पार्टी कर दी, वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वर्क कल्चर अच्छा हो। जापान वगैरह में तो पावर नैप का भी कंसेप्ट होता है कि बीच बीच में पावर नैप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी कैसी। पर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, जैसे आईटी वगैरह में, या हम देख रहे हैं आज के समय में यूथ में भी स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा। जब हमें समय मिला है, जैसे मैं आपको एग्जाम की बात करूं, आप एग्जाम को प्लान कर रहे हो कि मुझे ये पेपर देना है, आप जो मेन टाइम जब आपके पास है कि 3 महीने 4 महीने बचे हैं, तब आप खुद को इवेल्युएट करना कि आप कितना सिंसियरली एग्जाम को टाइम देते हो, और जब पेपर का लास्ट का 1 हफ्ता बचता है तब आप कैसे तैयारी करते हो। जब हमारे पास टाइम ज्यादा होता है तो टाइम को हम वैल्यू नहीं करते। सबसे वैल्यूएबल चीज है टाइम। जब समय होता है तो समय को वैल्यू नहीं करते, और जब बिल्कुल डेडलाइन, बिल्कुल लास्ट मोमेंट आएगा, तब हम सोचें डबल एफर्ट कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने का कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, और दूसरा एक वर्ड है परसीवरेंस, दृढ़ निश्चय होना, कि अगर मुझे 9 to 5 टाइम पर अपना वर्क पूरा करना है तो मोबाइल में टाइम वेस्ट ना करूं, सोशल मीडिया में गॉसिप में समय बर्बाद ना करूं, इतने टाइम में काम खत्म करना है। और अगर मुझे दिन में 1 घंटे मोबाइल को देना है तो मैं 1 घंटे मोबाइल को चलाऊंगा, या मुझे फैमिली को समय देना है, फैमिली को समय दूंगा। इसी बैलेंस पर, इसके लिए जरूरी है फर्म डिटर्मिनेशन, परसीवरेंस, दृढ़ निश्चय होना, और कंसिस्टेंसी, एक प्रॉपर प्लानिंग होना। तो लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत सारे प्रोफेशनल स्ट्रगल करते हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। ये चीज उनकी हेल्थ पे भी रिफ्लेक्ट करेगी। कम एज में बीपी, शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम। आजकल हम कह रहे हैं कि सर यंग एज में हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, स्ट्रेस लोगों ने इतना पाल लिया है। सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। आप लाइफ में जितना मिला, आप हाथ पैर से स्वस्थ है,
सेहत आपकी ठीक है, ठीक चल रहा है, 2 टाइम आपको खाना भी मिल रहा है, छत भी मिल रहा है। बहुत बड़ा क्राउड तो ऐसा है जिसके पास ये भी नहीं है। सक्सेस को देखने का अलग पैमाना है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो, किस लेवल पे। रोड पे आप जितनी बड़ी गाड़ी ले आओ, आपके बगल से उससे बड़ी गाड़ी जरूर जाएगी। आप हमेशा पीक के टॉप पर नहीं हो सकते, कोई ना कोई आपसे ऊपर होगा। तो अगर हम उसको देख के फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे तो अल्टीमेटली वो डिप्रेशन में चली जाएगी बात। क्योंकि लाइफ जो है वो अप एंड डाउन से भरी हुई है। आप हमेशा सोचें कि सब कुछ मेरे हिसाब से चले, पूरी दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। बेहतर है खुद को मोल्ड कर लेना कि आप अपने हिसाब से चलें। दुनिया आपके हिसाब से नहीं बदलने वाली है, बेहतर है खुद को बदला जाए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होना, कहने का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी होना। अदरवाइज वो स्ट्रेस, डिप्रेशन इन चीजों में बदल जाएगी। आपने एक मकान लिया, फिर पड़ोसी से कंपेयर कर रहे हैं, मेरे से आगे ले गया, फिर वो जेलेसी लाती है, पेसिमिज्म, निराशावादी सोच हो जाती है, डिप्रेशन का भी कारण बन सकती है, स्ट्रेस का भी कारण बन सकती है। चाहे फैमिली की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाए या आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाए, जो आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, उनके पीछे दिन रात भागना। ठीक, दूसरा तरीका सोचने का यह भी है कि एक ही लाइफ मिली है, जितना हमारे पास हम उसमें संतुष्ट रहें और ग्रेजुअली अपने आप को एक्सप्लोर करें कि हम कितना इंप्रूव कर सकते हैं, बजाय कि दुनिया को देखकर पागल होना। सबका पोटेंशियल अलग है और ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसके पास कोई यूनिक चीज नहीं हो। सबका अपना एक यूनिक पोटेंशियल है, अपनी खुद की क्षमता है। कंपैरिजन करने की बजाय हम अपने खुद के पोटेंशियल को पहचान कर उसको बेटर करें। तो करियर एडवांसमेंट से जुड़ी बात यह है कि हम खुद को एक्सप्लोर करें, खुद को जाने कि कितना हम अचीव कर पाए, क्या हमारे गोल टारगेट है और उसके लिए मेरी क्या क्षमता है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस वगैरह को जानना। ठीक है, तो कई प्रोफेशनल हैं जो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, अपने करियर को ही खराब कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय जॉब सर्च साइट इंडीड, जो है ये जॉब सर्च साइट है ना, इंडीड कहती है, इंडीड का एक डाटा है, वो कहता है कि ओवर हाफ ऑफ एम्प्लॉय फील बर्नआउट। लगभग आधे 50% एम्प्लॉय ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। एंड मोर देन 2/3 बिलीव दैट फीलिंग हैज वर्सन पोस्ट पैंडेमिक। कोविड के बाद से स्थिति और मान लो खराब हुई, लोगों की हेल्थ भी अफेक्ट हुई। एडवांसिंग योर करियर एड एडिशनल कमिटमेंट टू द मिक्स। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू क्या कहता है इस पर? वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट अ वन टाइम फिक्स, यू मस्ट कंटिन्यूअसली एसेस। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक आप अपने पीक पे हैं, जब तक आपको वर्क करना है, करियर एडवांसमेंट या आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। विदाउट द राइट टूल एंड मेथड, सही टूल और मेथड अगर आपको नहीं मिल पाएंगे तो हो सकता है भटक जाएं या आपको समय ज्यादा लग जाए चीजों को मैनेज करने में। अगला आता है गैप इन क्वालिफिकेशन एंड स्किल। कंपनी में कोई अपॉर्चुनिटी आई कि जो भी बीटेक वाले लोग हैं उनको अमेरिका में एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, वो लोग अपना डाटा, अपने डॉक्यूमेंट जमा करें। आप अपने काम में बहुत नॉलेजेबल थे पर आपके पास बीटेक की डिग्री नहीं थी, या जो पर्टिकुलर स्किल चाहिए थी उस स्किल में आप कुछ कम रह गए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल वगैरह में गैप होना, कि डिग्री भी है तो स्किल नहीं है और स्किल है तो डिग्री नहीं है, कुछ भी कमी रह जाएगी तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। ऐसा बहुत बार होता है। एंड इंडस्ट्री स्किल गैप इज अ कॉमन रीजन। कई सारे प्रोफेशनल हैं जो इस तरह, जैसे मान लो बीटेक में 4th ईयर में 2 सब्जेक्ट आपके रह गए थे, बैक लगी थी और आपने पेपर क्लियर नहीं किए, कहीं आपकी जॉब लग गई, कल को अपॉर्चुनिटी आएगी और बीटेक मांगा जाएगा, तब आप रिग्रेट करेंगे अब 2 पेपर क्यों नहीं दिए। आपके साथ के कई एग्जाम्पल होंगे इंजीनियरिंग वाले में भी या ग्रेजुएशन में भी। ठीक है, वही कह रही है। अगला पॉइंट है करियर एडवांसमेंट के लिए हम कैसे प्लान करें। हाउ टू जंप स्टार्ट योर करियर एडवांसमेंट, कैसे इसके लिए हम प्लान करें। एनविजन योर गोल, सबसे पहले गोल तय करना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बनाना कि कितने समय में मुझे क्या करना है। तो सबसे पहला एनविजन योर गोल। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्टार्ट इज सॉलिडिफाइंग योर प्रोफेशनल गोल। पहले टारगेट तय करना कि मैं कितने समय में क्या अचीव करना चाहता हूं, मतलब बिल्कुल क्लियर टारगेट होना। इसमें प्रोवाइड डायरेक्शन, प्रायोरिटी सेट करना, मेरी प्रायोरिटी शॉर्ट टर्म में क्या है और लॉन्ग टर्म में क्या है। दूसरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाना, खुद को सेल्फ मोटिवेट करना कि कुछ भी हो जाए। परसीवरेंस, डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, ये सब शब्द क्या हैं जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो इंक्रीज मोटिवेशन लेवल के, जो टारगेट मैंने बनाया है मैं जरूर इसको पूरा करूंगा। आपके आज सराउंडिंग में ही लोग होंगे कि जो टारगेट बनाया उसके पीछे जी जान से लगे हैं, मोटिवेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो मुझे जिम जाना है,
कुछ लोग होंगे 1 हफ्ता जाएंगे बैठ जाएंगे, कोई पर्सन लगातार मेहनत कर रहा है तो ह्यूमन ही, कोई बैठ गया 1 हफ्ते में और कोई लगातार एफर्ट कर रहा है। तो मोटिवेशन दोनों में अंतर है, किसका उस गोल को पाने के लिए कौन कितना डिटरमिन्ड है, उस गोल को पूरा करने के लिए कितना कमिटमेंट है किसका। तो मोटिवेशन यहां पर जरूरत पड़ती है। एड प्रोफेशनल ग्रोथ, allow you to understand new skill, experiences और ability you need to achieve your goal। अपने गोल को पूरा करने के लिए जो जो आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, कोई कोर्स की रिक्वायरमेंट है, कोई स्किल सीखने की रिक्वायरमेंट है, उसको अचीव करना। क्रिएटिंग अ विजन फॉर योर गोल डजंट मीन फोकसिंग सोलली ऑन योर गोल, योर पर्सनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना भी, करियर गोल को पूरा करना एक जरूरी बात है, पर अपने पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर भी वर्क करना जरूरी, जिससे आपकी इफेक्टिवनेस बढ़े। इफेक्टिवनेस बढ़े। अगला तरीका है इफेक्टिवली कम्युनिकेट व्हाट यू वांट। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनको आपकी रिपोर्टिंग है, क्या आप उनसे कम्युनिकेट भी करते हैं? क्या आप उनको इन्फॉर्म भी करते हैं कि मैं अपने आप को यहां देखना चाहता हूं, या कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो क्या आप उनको बता रहे हैं कि सर ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी जाए, मैं इस काम को बेटर कर सकता हूं। तो आपकी जो इंटेंशन है, अगर आप मन में ही रखेंगे, बताएंगे ही नहीं, तो अपॉर्चुनिटी आएगी भी तो चली जाएगी। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो क्या आप खुद अपने सीनियर से बात कर रहे हैं कि सर ये मौका अगर मुझे मिलेगा तो मैं इस काम को बेहतर कर सकता हूं, तो प्लीज मुझे कंसीडर किया जाए। मतलब एक डायलॉग होना, लगातार एक बात होना। अब आप इंट्रोवर्ट हो, किसी को बोलते ही नहीं, आप में काबिलियत है पर आप बोलोगे ही नहीं, तो लक की बात है, मैनेजमेंट की नजर में आ गए तो मौका मिलेगा, नहीं आए तो नहीं मिलेगा। पर अगर आप बोलेंगे, लगातार एक डायलॉग मेंटेन करेंगे, तो बहुत चांस है कि आपको कंसीडर किया जाए। तो इट कैन बी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट योर नीड्स इन द वर्क प्लेस, पर कई बार लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनको डर होता है कि रिजेक्ट ना हो जाऊं। कई बार कंपनी में, ऐसी कोई कंपनी नहीं जहां मौके नहीं है, मौके हैं, पर कई बार लोग अपनी बात को नहीं रख पाते कि बॉस नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, डांट के भगा ना दे, रिजेक्ट ना कर दिया जाए। और कॉन्फिडेंस की कमी भी कई बार कारण होती है। कॉन्फिडेंस ना होना कि उस प्रोफाइल के लिए पूरी तरह से मेरे में कॉन्फिडेंस, मैं तैयार हूं कि नहीं, सेल्फ डाउट करने लगते हैं, अपने ऊपर ही डाउट करने लगते हैं कि मैं जाकर बोलूंगा पता नहीं क्या होगा। काफी जनता तो ऐसी है जो बातचीत करने में फियर आता है, उनके मन में घबराहट रहती है, जैसे इंटरव्यू में कभी जाएंगे खुलकर अपनी बात नहीं कहेंगे, डर। तो कॉन्फिडेंस की कमी भी और रिजेक्शन का भी एक डर होता है कि अगर मैं इस बात को रेज करूंगा, कहीं ये मेरे फेवर में ना जाए। और अनसर्टेनिटी अबाउट हाउ योर आइडियाज विल बी रिसीव्ड। However, speaking up is crucial to your career advancement, helping you gain visibility within your organization। पर अगर आप खुलकर अपनी बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी डेवलप होती है सुपरवाइजर के साथ, और बहुत चांसेस है कि आपको कंसिडर किया जाए। वॉइसिंग योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट गोल टू योर मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज क्रिटिकल। मतलब कन्वर्सेशन मेंटेन करना, लगातार टच में रहना, जानना कि क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है और मैं उसके लिए फिट हूं, ये बताना। क्लियर है? अगला पॉइंट, तो लगातार कम्युनिकेशन मेंटेन होना। चेक इंटरनल जॉब पोस्टिंग, इंटरनली किस किस तरह की जॉब आ रही हैं उनको चेक करते रहना, और अगर आपको लगता है कि आप उस जॉब में फिट हैं तो उसके लिए अपनी इंटेंशन, अपनी बात को रखना। एज यू ग्रो योर करियर, वांटिंग टू मूव अप योर कंपनी रैंक इज नेचुरल। और अगर कंपनी में कोई इस तरह की जॉब आ रही है, लेटरल मूवमेंट्स, कंपनी में आपको लग रहा है कोई और अपॉर्चुनिटी आ रही है, या ट्रांसफर, अगर आप ट्रांसफर ले लो तो आपको एक रैंक ऊपर मिल जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा, तो आप उसके लिए आपको पता हो, आप अवेयर हो। नेटवर्क विद इन एंड आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्किंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कंपनी के अंदर और बाहर आपका प्रॉपर एक नेटवर्क बना हुआ है कि नहीं, सेम प्रोफेशन के लोग आपसे जुड़े हैं कि नहीं। जैसे मान लो आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं वहां के टीचर या बाहर भी जो लोग काम कर रहे हो, क्या उनसे भी कोई संपर्क है? आपका संपर्क है, आपको पता तो चले कि सराउंडिंग में चल क्या रहा है। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में डालने से काम नहीं, सिर में डालने से काम नहीं चलेगा। आपको पता तो चले कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अपॉर्चुनिटी आ रही मिल सकती है कि नहीं, और बाहर का पता चले। अब आप किसी कंपनी में 5 साल से काम कर रहे हैं और 5 साल में जो ग्रोथ आपकी होनी चाहिए थी, आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, पर आपके साथ के लोग जो कंपनी स्विच किए थे, वो 5 साल में दूसरी कंपनी में बहुत आगे बढ़ गए। तो कोई डॉक्टर ने थोड़ी कहा है कि आप उसी जॉब में जीवन भर बने रहोगे, आप भी स्विच करोगे। नेटवर्किंग यहां पर आपको बहुत हेल्प करती है। जॉब आपको बाहर भी, कंपनी अगर आप स्विच करें तो बाहर भी आपको नेटवर्किंग, आपका नेटवर्क बड़ा हेल्प करता है कि कोई आपको रिकमेंड कर दे किसी दूसरी कंपनी में।
तो नेटवर्क विद इन एंड आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्किंग जरूरी है करियर ग्रोथ के लिए। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों जगह नेटवर्किंग आपको हेल्प करेगी। उस कंपनी में ग्रो करना है तो भी, उस कंपनी के बाद दूसरी कंपनी में जाना है तो भी। और हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, रीड कर लेना है इसको एक बार। वही सेम पॉइंट है। सोशल मीडिया वगैरह के द्वारा भी लोग आपस में कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना के कनेक्टेड हैं, ईमेल वगैरह के द्वारा भी जुड़े रहते हैं, बात बीच बीच में फोन भी आपस में करते रहते हैं लोग। इसके बाद कंटिन्यू और एजुकेशन, सीखने की जो एक ललक है वो लगातार आप में रहनी चाहिए। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, कभी आप सैचुरेट ना हो जाएं। आज का जो समय है वो नहीं है कि एक बार जॉब लग गई है पूरा जिंदगी उसी पे खाएंगे जो एक बार पढ़ लिया। लगातार खुद को इंप्रूव करना, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो जो कंपटीटर बाकी कलीग है उनसे बेटर करोगे तो ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप में कोई अलग स्किल होगी, कोई ज्यादा स्किल होगी, तभी आपको कोई कंसिडर करेगा। तो लगातार अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना, अपने आप को एजुकेट करना, ये आपकी ग्रोथ के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है। नॉलेज तो कोई नहीं ले लेगा ना, कहीं पर भी बहुत ट्रिकी सिचुएशन कंपनी के सामने आ जाए तो जो आपकी नॉलेज है वही वहां पर रोल प्ले करती है कि आपने कोई ऐसा डिसीजन वहां ले लिया या आपने कोई ऐसा आइडिया दे दिया जो लोगों के दिमाग में भी नहीं आया। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल ये आपको मदद करती है। अर्निंग एंड एडवांस डिग्री और एक कोई सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह करना ये आपकी नॉलेज को और ब्रॉडन कर देता है। ट्यूशन रिम्बर्समेंट प्रोग्राम, इंटरनल ट्रेनिंग, फ्री सर्टिफिकेशन, ये सब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो लगातार आप ये करते रहते हैं। लगातार लर्निंग का मतलब है ये सब अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है टाइम के साथ मैनेज करके आप ये सब करते रहते हैं, खुद को एडवांस करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं। ये हो गई कैरियर एडवांसमेंट की बात। अगला आता है नेटवर्किंग, जो मैंने अभी बताया। नेटवर्किंग के क्या फायदे हैं, अगला टॉपिक है नेटवर्किंग। वर्किंग एंड नेटवर्किंग, काम धाम जो आप कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, नेटवर्किंग कैसे रोल प्ले कर रही है। नेटवर्किंग की डेफिनेशन, इट इज अ क्रूशियल स्किल फॉर प्रोफेशनल इन मैनेजमेंट कोर्सेस who are also working. It allow individual to build relationship with colleagues, mentors, industry experts, bridging the gap between theory and practical. नेटवर्किंग जो है आपको कई चीजें सिखा देती है कि जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बारे में बहुत चीजें बता देती है। जैसे मैं आपको कहूं कि आप जिस प्रोफेशन में है, मान लो आप डॉक्टर हो और दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर या आपके हॉस्पिटल के डॉक्टर, आपके सीनियर प्रोफेसर, ये सब आपसे कनेक्टेड हैं। नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है मेडिकल की, आपने थ्योरी पढ़ लिया पर आपके जो कलीग हैं, जो नेटवर्क में जुड़े हुए लोग हैं, वो आपको और उसमें आइडिया देंगे और जानकारी देंगे। प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करना भी आप सीख पाएंगे। मतलब अगर सेम प्रोफेशन के लोग जुड़े हैं तो आपकी नॉलेज बेस जो है वो और बढ़ने लगता है। अच्छा ग्रुप अगर है तो वो और बढ़ने लगेगा। तो नेटवर्किंग इज अ क्रूशियल स्किल फॉर प्रोफेशनल इन मैनेजमेंट कोर्सेस हु आर आल्सो वर्किंग. इट अलाउ इंडिविजुअल टू बिल्ड रिलेशनशिप विद कलीग, मेंटर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट. आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है उसमें एक ब्रिज की तरह है. ये नेटवर्किंग फैसिलिटेट करता है नॉलेज एक्सचेंज, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है. नेटवर्किंग के द्वारा स्किल इनहेंसमेंट में मदद मिलती है, करियर एडवांसमेंट में भी आपको मदद मिलती है. नेटवर्किंग क्यों जरूरी है, यही क्वेश्चन हो गया. नेटवर्किंग आपको नॉलेज बढ़ाने में, स्किल बढ़ाने में, करियर में आगे बढ़ने में हर जगह मदद करेगा. अगर आपका अच्छा नेटवर्क है तो एक जगह से दूसरी जगह जॉब ज्वाइन करना, कोई अच्छी प्रोफाइल पे जॉब ज्वाइन करना, कोई नई नॉलेज, कोई नई स्किल समझना, कोई टेक्नोलॉजी समझना, ये सारी चीजों में आपको मदद करता है. इन द डिजिटल एज ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स. अब नेटवर्किंग तो मार्केटिंग वगैरह हर जगह जरूरी है आजकल. मार्केटिंग के अंदर भी नेटवर्किंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे डिजिटल मार्केटिंग की आप बात करो कि कोई चीज, किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, इतना जबरदस्त नेटवर्क बना हुआ है कि 2 दिन में वो सारी जगह फैल जाता है. किसी ने कोई मूवी बनाई और वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी चीजें हैं, अखबार सब चीज, टीवी एड, इतना तेजी से वो फैलता है कि एक हफ्ते में सब वो ट्रेलर देख ले रहे हैं. ये सब नेटवर्किंग के माध्यम से ही है. तो इन द डिजिटल एज ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट ग्लोबली. और सोशल मीडिया के जमाने में, आईटी के जमाने में ग्लोबली भी हम कनेक्ट हो पाते हैं. यहां बैठे बैठे लोग एमआईटी का कोर्स कर ले रहे हैं, स्टैनफोर्ड का कोर्स कर ले रहे हैं. तो इन द डिजिटल एज ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट ग्लोबली. कंट्री के बाहर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वर्क की कई बार. एंड एक्सपेंड वंस नेटवर्क. आपका नेटवर्क और बढ़ जाता है, ग्लोबल नेटवर्क का आप हिस्सा बन सकते हो.
इफेक्टिव नेटवर्किंग स्ट्रेटजी इंक्लूड सेटिंग क्लियर गोल, और नेटवर्किंग का आप हिस्सा हैं तो लोगों से मिलना जुलना, कम्युनिकेट करना। आप बिल्कुल आइसोलेटेड रहेंगे तो नेटवर्क का हिस्सा कैसे बन पाएंगे, उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। आपका एक क्लियर गोल होना, इवेंट्स वगैरह जो होते हैं उनमें अटेंड करना, इंगेज एक्टिवली, कोई ग्रुप का आप हिस्सा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना, मेंटेनिंग रिलेशनशिप, और आप फायदा लोगों से ले रहे हैं तो जो आपसे जुड़े लोग, अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो आपको बेनिफिट देना भी चाहिए। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता, ये सिंगल वे ट्रैफिक नहीं है कि बस आप सबसे काम निकालो। सही नेटवर्किंग का मतलब है जिनको आपकी जरूरत है आप उनके लिए भी कुछ कर रहे हो। नेटवर्किंग का सही मतलब क्या है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और आपको किसी से फायदा मिला तो आप भी किसी दूसरे को आगे फायदा पहुंचा रहे हो। नेटवर्क का सही मतलब ये है। द कन्वर्जेंस ऑफ एकेडमिक लर्निंग and real world experience present a unique opportunity for working professional to harness the power of networking to advance their career and broaden their horizon. इसके बाद फिर बात आती है अंडरस्टैंडिंग नेटवर्किंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट कोर्सेस। तो नेटवर्किंग हमें समझ तो आ गया, मतलब क्या है, वही पीयर, मेंटर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इन लोगों के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, इनके सबके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। इट इन्वॉल्व कनेक्टिंग विद इंडिविजुअल, तो वही बात दोबारा रिपीट हो रही है, नॉलेज एक्सचेंज, कोलैबोरेशन करना, अपॉर्चुनिटी मिलना, नेटवर्किंग आपको से मदद करता है। दूसरा है फॉस्टरिंग नॉलेज एंड स्किल एनहेंसमेंट, ऑलरेडी बता दिया हमने। नेटवर्किंग आपको ये भी फायदा देता है, नेटवर्किंग आपको ये भी फायदा देता है फॉस्टरिंग नॉलेज एक्सचेंज एंड स्किल एनहेंसमेंट, ये शुरू में हमने बता दिया। नेटवर्किंग से आपको नई स्किल, नॉलेज, कई चीजें सीखने को मिलता है। अगला पॉइंट है करियर एडवांसमेंट में आपको हेल्प करता है। अंदर वही सब सेम चीजें लिखी हैं, आराम से आप आंसर कर सकते हैं। एक सपोर्टिव प्रोफेशनल इकोसिस्टम बनाना, नेटवर्किंग आपको इसमें भी मदद करता है कि उसी प्रोफेशन के लोग आपसे कनेक्ट होंगे जो आपको समय समय पे जहां से सपोर्ट मिल पाएगा, प्लस आप भी किसी को हेल्प करेंगे। तो क्रिएटिंग ए सपोर्टिव प्रोफेशनल इकोसिस्टम, ये भी नेटवर्किंग का एक एडवांटेज है, नेटवर्किंग का ये भी एक एडवांटेज। इसके बाद नेविगेटिंग द डिजिटल नेटवर्किंग लैंडस्केप इन द डिजिटल एज। नेटवर्किंग वही पॉइंट है कि ग्लोबल आपको प्रेजेंस दे रहा है, डिजिटल नेटवर्किंग आपको एक ग्लोबल प्रेजेंस दे रहा है, आपको होराइजन लोगों से कनेक्शन और इंक्रीज कर रहे हैं। स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव नेटवर्किंग फॉर वर्किंग, अब देखो क्या क्या स्ट्रेटजी हैं एक इफेक्टिव नेटवर्किंग मेंटेन करने के लिए, क्या तरीके हैं इफेक्टिव नेटवर्किंग मेंटेन करना, उसकी क्या स्ट्रेटजी है। फॉर वर्किंग प्रोफेशनल इनरोल्ड इन मैनेजमेंट कोर्सेज एडॉप्टिंग इफेक्टिव नेटवर्क स्ट्रेटजी जो बेनिफिट्स को बढ़ा देगा। क्या क्या होना चाहिए, सेट क्लियर गोल। दूसरा, इवेंट्स को अटेंड करना जिससे लोगों से मेल जोल हो सके। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना, जहां एक्सचेंज हो, अपनी बातचीत एक्सचेंज हो, मालूम चले कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी कंपनी में क्या नया आ रहा है, तो ये एंगेज एक्टिवली। चौथा है मेंटेन रिलेशनशिप, तो वही जो पॉइंट शॉर्ट में लिखे थे उन्हीं को हमने इलाबरेट कर दिया है, सबके मीनिंग आपको मालूम है। और नेटवर्किंग से आप फायदा ले रहे हैं तो आप फायदा दूसरे को पहुंचाएं भी। गिव एज यू रिसीव, जो आपको मिला आप उसको आगे भी पास ऑन करें। ऑनलाइन प्रेजेंस होना, सोशल मीडिया या जो ग्रुप वगैरह बने हैं डिस्कशन वगैरह में पार्टिसिपेट करना, ऑनलाइन प्रेजेंस होना। सीक डाइवर्सिटी, एम फॉर ए डाइवर्स नेटवर्क दैट इंक्लूड प्रोफेशनल, और अगर आपका और बड़ा नेटवर्किंग ग्रुप है, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग इन्वॉल्व हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस वाले हैं, तो ये डाइवर्सिटी आपको और मल्टीटास्किंग और तरह की चीजें आपको सिखा देगी। सिमिलर प्रोफेशन के लोग हैं, पर अगर आपका ऐसा कोई नेटवर्क है जहां अलग अलग फील्ड के लोग भी जुड़े हुए हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ा देगा। अगला पॉइंट है स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव, तो स्टे पॉजिटिव जनरल टर्म है, ये हमेशा ही होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग कह लो। अगला टॉपिक इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी अपने आप में एक आर्ट है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। आप अपनी बात को कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में सही तरह से पहुंचा पाए और आपकी बात को सुना भी जाए, ये भी अपने आप में एक आर्ट है, सही कम्युनिकेशन मेंटेन होना।
सही कम्युनिकेशन मेंटेन होना ये भी अपने आप में एक आर्ट। तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इज एन अम्ब्रेला टर्म रेफरिंग टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन किसका होता है? इंफॉर्मेशन का। कम्युनिकेशन किस चीज का? इंफॉर्मेशन विद इन अ कंपनी और बिटवीन मल्टीपल कंपनीज। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का मतलब है इंफॉर्मेशन का फ्लो कंपनी के अंदर या कंपनीज के बीच में। इट फोकसेस ऑन रीचिंग ए कंपनीज टारगेट ऑडियंस। अब अगर दो कंपनी के बीच में डील हो रही है तो जो लोग उस डील में इन्वॉल्व हैं, अगर उनका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तब तो वो डील हो जाएगी। कोई एरोगेंट तरीके से बात कर रहा है और रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, डील कैंसिल हो जाएगी। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और आप अपने क्लाइंट तक उस प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं, वहां भी कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, सोशल मीडिया के द्वारा भी, डिजिटल भी हो सकता है। कम्युनिकेट करना, जैसे मान लो कोविड का वैक्सीन सबको लगना है तो गवर्नमेंट मोबाइल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचा रही है, ये भी एक कम्युनिकेशन है। कंपनी आपस में डील कर रही है, वहां भी कम्युनिकेशन है। वर्कर सुपरवाइजर से कम्युनिकेट कर रहा है, वो भी कम्युनिकेशन है। तो ऑडियंस जो है इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीजों की ग्रोथ में भी, टारगेट को अचीव करने में भी। चाहे सेल को बढ़ाना हो, बिजनेस को बढ़ाना हो, ग्रो करना हो, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। तो जैसे कोई बिजनेस है तो उसमें कंज्यूमर, वेंडर, मीडिया ग्रुप जो इन्वॉल्व हैं, उनके बीच भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप अगर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो कंज्यूमर, वेंडर, मीडिया हाउस, इन सब तक वो पहुंचाओगे तब वो आगे फैलेगा। Whether the audience is internal, external, communication management plays essential role in overall health and vitality of any business. कम्युनिकेशन जो है किसी बिजनेस की ओवरऑल हेल्थ और वाइटलिटी के लिए बहुत जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड हाउ इट इंटरेक्ट विद मार्केटिंग कैन हेल्प सेट बिजनेसेस अप फॉर सक्सेस। तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी बिजनेस का। कंज्यूमर से इंटरेक्ट वगैरह कैसे कर रहे हैं, जैसे कि व्हेन ए कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट अ मैसेज, कोई कंपनी अगर कोई मैसेज कम्युनिकेट करना चाहती है, पहले वो तय करेगा कि ये इंफॉर्मेशन किसको पहुंचानी है, हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। कंपनी अगर कम्युनिकेट करना चाहती है किसी मैसेज को तो पहले वो तय करेंगे किसको ये मैसेज पहुंचाना है, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, एंड व्हाट मेक्स दैट ऑडियंस यूनिक, वो जो ऑडियंस है उनकी जरूरत क्या है। Then it must consider the fastest and most convincing way to reach that audience. आजकल आप कोई सामान खरीदते हैं और आप सोचते हो कि सर मैं तो एक शोरूम में कपड़े लेने गया था और कपड़े की ही 4 कंपनी के मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, या मैंने कोई मोबाइल खरीदा और अलग अलग कंपनी के भी 4 मैसेज मोबाइल पर आते रहते हैं, नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है तो भी मैसेज आता है, या मैंने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी, अब जब भी कोई नई प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही है अलग अलग बिल्डर की भी उनके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि वो टारगेटेड ऑडियंस है। आपने कोई एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया किसी प्रॉपर्टी में तो उससे पता लग जाता है कि पोटेंशियल बायर है किस लिमिट का। और आजकल डिजिटल का डाटा क्या होता है, आजकल तो डाटा चोरी का ही चल रहा है जमाना। आपका डाटा जो है वो बेचा जाता है, ये सुनते हैं ना डाटा हैकिंग, डाटा सेल करना, तो डाटा आपका बेचा जाता है। आप किसी शोरूम में गए, आपने अपना वो पॉइंट्स रिडीम जो करने वाले पॉइंट मिलते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डाला है और इकट्ठा डाटा हो गया, वो डाटा किसी और को बेच दिया 1 लाख में, 2 लाख में। आप सोचते हैं कि मेरे फोन पे लोन वालों के, मकान वालों के इतने मैसेज क्यों, इतने कॉल क्यों आते हैं, क्योंकि आपका नंबर, आपका डाटा बेचा गया है। चाहे वो मेल आईडी हो, फोन नंबर हो, इस तरह की जानकारी आपकी बेची गई है। ठीक है, तो उस फील्ड के जो कंप्यूटर हैं वो आपको मैसेज भेजते रहेंगे जो भी चीज लॉन्च होगी। तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एक इंटीग्रल पार्ट होता है कि टारगेट ऑडियंस तक हमें अपनी बात पहुंचानी है, क्या हम लॉन्च कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। जनरली कम्युनिकेशन को 2 तरह से बांटा गया है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर रहेगी बात। एक्सटर्नल मतलब बाहर मीडिया हाउस वगैरह को बताना या जनता को बताना या सोशल मीडिया पर डाल देना। तो 2 तरह से कम्युनिकेशन को बांटा गया है, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो पहला वाला क्या है, जहां ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोग इन्वॉल्व है वो इंटरनल, और वहां से बाहर बात जा रही है तो एक्सटर्नल। कोई जानकारी ऐसी है जो कंपनी पब्लिक को बताना चाह रही है, कोई अच्छा काम हो गया तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के मेथड्स, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के मेथड्स, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्या तरीके। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट अ कंपनी कैन डिप्लॉय टू अचीव सक्सेसफुल रिजल्ट।
एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे कंपनी का न्यूज़लेटर या ट्रेनिंग हैंडबुक ये एम्प्लॉय को बांट दी गई। कंपनी कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन टूल, अपनी बात को पहुंचाने के लिए मैसेजेस का यूज कर सकते हैं। दूसरा इंटेंसिव एग्जांपल कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का, वेबसाइट पर डाल दे उस बात को। भाई कंपनी न्यूज़लेटर या हैंडबुक डिस्ट्रीब्यूट करवा दे, या कंपनी वेबसाइट पर उस बात को डाल दे, या कॉलिंग करके बता दे उनको, या कोई कैंपेन चला दे, अखबार में दे दे। कई तरीके हैं जानकारी को पास ऑन करने के। Implementation of communication management. When assessing communication need, it's important to remember that feedback from employee and customer is invaluable. जो कम्युनिकेशन आप स्टैब्लिश कर रहे हैं, अगर आपको कोई फीडबैक वगैरह मिल जाए तो ये और अच्छी बात है, पर हर कंपनी फीडबैक को पॉजिटिव वे में नहीं लेती। कई जगह तो आपका फीडबैक आएगा, मैनेजर आपसे नाराज हो जाएगा। जो अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनी है, एथिक्स को जो प्रायोरिटी देती हैं, वहां पर फीडबैक वगैरह का ही महत्व है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन दी, कोई प्रोडक्ट दिया, जो फीडबैक आप वो भी ले रहे हैं, एम्प्लॉय से भी, कस्टमर से भी, और ये इनवैल्यूएबल है इंप्रूव करने के लिए। अब अगर मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं फीडबैक ही नहीं लूंगा तो मुझे कैसे मालूम चलेगा क्या इंप्रूव करना है? किसी को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, स्पीड तेज है, कैसे पता चलेगा? तो एम्प्लॉय हो चाहे कस्टमर हो, फीडबैक एक बहुत जरूरी चीज है, इनवैल्यूएबल है खुद को इंप्रूव करने के लिए और ग्रोथ के लिए भी। अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं है, फीडबैक को आप नहीं सुन सकते या पढ़ सकते, तो ग्रोथ को रोक देता है। आपको हमेशा लगे कि आप ही सही हो, ऐसा होता नहीं कि हमेशा लगे कि आप ही सही हैं। यहाँ तो डेली कंटिन्यूअस लर्निंग होनी चाहिए। एक कंपनी शुड फोकस ऑन द इजीएस्ट वे फॉर एन ऑडियंस टू गिव फीडबैक। फीडबैक के लिए फॉर्म दे दिया, या कोई हेल्पलाइन नंबर दे दिया, कोई फीडबैक के लिए कोई नंबर रिलीज कर दिया, कोई मेल आईडी दे दी। तो वन वे टू कीप फ्रॉम गेटिंग बॉग डाउन बाय टेक्नोलॉजिकल whiplash is to keep the big picture in mind. The 5W of communication management. कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में 5W का क्या मतलब है? क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है प्रोजेक्ट के लिए? क्या इंफॉर्मेशन इसेंशियल है? किसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए और किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए? What is the duration of time required for the information? What type of format is required? इंफॉर्मेशन किस टाइप के फॉर्मेट में हो, टेक्स्ट में हो, ओरल वर्बल हो, या कॉल के द्वारा हो, या चार्ट के द्वारा हो, कैसे बताएंगे? एंड हु आर द पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन? और इंफॉर्मेशन जो पास होनी है वो किसके द्वारा होनी है, किसको होनी है? 5W का मतलब है क्या इंफॉर्मेशन है, किसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, किस टाइम ये इंफॉर्मेशन देनी है, किस फॉर्मेट में ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और कौन ये इंफॉर्मेशन देगा, किसको देगा। ये 5W। दीज आर sorry, good general guidelines, but it's important to keep in mind cost and access to information. इंफॉर्मेशन पास करने में कितना कॉस्ट आ रहा है ये भी ध्यान रखना है कि आप अखबार में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या किसी कंपनी के द्वारा टीवी में आप ऐड चला रहे हो, तो वहां तो कॉस्टिंग भी बहुत आएगी। आजकल कॉस्ट इफेक्टिव तरीके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, वहां आपको पैसा नहीं पड़ रहा। सोशल मीडिया वगैरह में भी आजकल ज्यादा प्रमोशन करना है तो ऑप्शन आता है, इतने पैसे में ये पैकेज ले लो। तो और पहले क्या होता था, अखबार या टीवी वगैरह में ऐड चलाने में बहुत पैसा लगता था। आजकल तो अल्टरनेट तरीके आ गए हैं, डिजिटल तरीके आ गए हैं। द रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग मैनेजर। कम्युनिकेशन और मार्केटिंग मैनेजर का क्या रोल है? ब्रांड बिल्डिंग सबसे पहला काम है, ब्रांड बिल्डिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल बहुत जरूरी है, तो इसके अंदर आप पॉइंट देख लो, हेडिंग ध्यान रखो। ब्रांड बिल्डअप करना, दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल बहुत जरूरी है, और टारगेटेड और पर्सनलाइज मैसेजेस आर इसेंशियल। जो मैसेज जिसको पहुंचना है उसको हम टारगेट कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारी सूचना इंफॉर्मेशन जिस तक जानी है वो टारगेटेड वहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये अगला पॉइंट है। कम्युनिकेशन कंप्लीट। अब आता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के कई सारे तरीके बता रखे हैं मैंने, जैसे वहां हमने प्रोजेक्ट के केस में बताया है, जनरल मैनेजमेंट में भी आप उन चीजों को यूज कर सकते हैं। कैसी प्रॉब्लम आए और कैसा सॉल्यूशन हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफी चर्चा हमने इसके ऊपर की है। जैसे अलग अलग एक्सपर्ट से बात करना, सारे एक्सपर्ट को एक साथ बैठा के बात करना, एक एक करके सबकी बात को सुनना, ऐसे मैंने कई सारे तरीके आपको बताए थे। फॉर एग्जाम्पल डेल्फी टेक्निक का जिक्र किया था हमने, ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड बताया था। इसके अलावा इन जनरल डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग,
ये टॉपिक दिया है ना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर बेस्ट सॉल्यूशन लेकर चलना। एक तरीका होता है ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। ये जनरल बात है, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? पहले जो प्रॉब्लम आई उसको आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम रियल में है क्या, वो छोटी प्रॉब्लम है या उससे जुड़ी और भी चीजें हैं कई। एक्सपीरियंस पर्सन जो होगा उस प्रॉब्लम को पहले वो एक्सप्लोर करेगा कि ये प्रॉब्लम कितने बड़े लेवल पे है। तो सबसे पहला आता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि कितने बड़े लेवल की प्रॉब्लम है या छोटे लेवल की प्रॉब्लम है और उससे जुड़ी कौन कौन सी चीजें हैं। उसके बाद जब आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हो तो आप एक्सपर्ट से भी ओपिनियन लोगे या आप खुद ही कैपेबल हो तो अपने अनुभव को यूज करोगे। कई सारे रास्ते आपको समझ आए, उनमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को लेकर चलना, इसे कहते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। जितने पॉसिबल आउटकम है उसमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो आपको लगा, एक फ्लेक्सिबल रास्ता, बीच का रास्ता, बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी और आउटकम, सारी चीजें इवैल्यूएट करके जो सबसे बेस्ट तरीका आपको निकला कि आपने 10 रास्ते सोचे, उनमें एक रास्ता ऐसा मिला जो उन 10 से बेहतर है, उसे कहते हैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन या ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उनमें जो बेस्ट रास्ता, कई रास्ते आपने सोचे, जो बेस्ट रास्ता समझ में आया उसी पर आगे बढ़ना, दैट इज ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, जिसमें रिसोर्सेस का, पैसे का, टाइम का, इन चीजों का नुकसान कम से कम होगा। पैसे, रिसोर्सेस, टाइम, इनका नुकसान कम से कम होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग आर टू सिमिलर बट डिस्टिंक्ट थिंग्स, स्किल दैट एम्प्लॉयर फ्रॉम वेरिंग इंडस्ट्री सर्च फॉर एन कैंडिडेट। कोई भी कंपनी एम्प्लॉय के अंदर, कैंडिडेट के अंदर ये चीज ढूंढती है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी और निर्णय लेने की क्षमता उसमें है कि नहीं। खासकर मैनेजमेंट के लोगों में, मैनेजमेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो उनको हायर करते समय इस चीज को मैंने देखा जाता है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, किस किस तरह के प्रोजेक्ट पे उसने काम किया है, किस कंपनी के लिए काम किया है, कोई बड़ा काम उसने पास्ट में किया हो जिसकी मार्केट में बात फैल गई हो, कोई बड़ा डिसीजन ऐसा ले लिया हो। तो ये सब चीजें कैंडिडेट में देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है और निर्णय लेने की क्षमता। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग आर टू सिमिलर बट डिस्टिंक्ट थिंग, स्किल जो एम्प्लॉयर अपने कैंडिडेट में ढूंढता है। नोइंग हाउ टू अप्रोच एंड रिजॉल्व सिचुएशन इन द वर्क प्लेस आर स्किल that can add to your value as an employee and potentially increase your chance of securing a job। अगर आप में ये काबिलियत है तो कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को कभी नहीं हटाना चाहती। अगर ये काबिलियत आपके अंदर है तो कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को नहीं हटाना चाहेगी जो इस चीज में काबिल हो, क्योंकि चैलेंजेस हमेशा आते रहेंगे, प्रॉब्लम आते रहेंगे, जो सही निपटारा करेगा कंपनी उसको रिटेन करेगी, ऐसे एम्प्लॉय को जाने नहीं देगा कोई। प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्सेस डिसीजन मेकिंग, दोनों में कंपैरिजन। तो प्रॉब्लम का आना और निर्णय लेना दोनों अलग बातें हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एनालिटिकल मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एनालिटिकल एबिलिटी है जो हर व्यक्ति में अलग अलग लेवल की है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन एनालिटिकल मेथड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सॉल्यूशन टू अ सिचुएशन। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जजमेंट, आपका कंसाइंस, आपका कॉन्शियस क्या अलाउ कर रहा है, मे हैव टू बी मेड ऑन द वे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कई चीजें आप एक्सप्लोर करोगे, फिर आप फाइनल निर्णय लोगे। प्रॉब्लम आएगी, आप उसको एनालाइज करोगे, फाइनली कई रास्तों में से फिर आप अपना निर्णय लोगे करना क्या है। द प्राइमरी गोल इज टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले किसी इशू को आइडेंटिफाई करना, उसके कारण को जानना, क्वेश्चंस करना कि क्यों हुआ है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कि कैसे इसको निपटाया जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इशू को आइडेंटिफाई करना, कारण को जानना, खुद से क्वेश्चन पूछना और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसे सॉल्यूशन देखना। गैदरिंग फैक्ट्स हेल्प मेक द सॉल्यूशन मोर ऑब्वियस। तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए सॉल्यूशन बेस्ड ऑन योर जजमेंट, सिचुएशन, फैक्ट, नॉलेज और योर नॉलेज, ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल डाटा। तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपका पुराना अनुभव, आपको नॉलेज, स्किल, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कितनी है उससे तय होगा। द गोल इज टू अवॉइड पोटेंशियल डिफिकल्टी। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मेकिंग डिसीजन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा है कि प्रॉब्लम आई, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, कारणों का पता किया। अब जितने कारण है
आप उसमें निर्णय लेना शुरू करोगे। फाइनली कौन सा निर्णय लेना है, डिसीजन मेकिंग लास्ट पार्ट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही डिसीजन मेकिंग अंतिम स्टेप है। फाइनली किस डिसीजन पे जाना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की जरूरत क्यों है, कोई भी कंपनी, चैलेंजेस मैंने बताया आते रहेंगे, उनको लगातार सॉल्व करना भी जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल ये दोनों जरूरी हैं, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन से टैकल करना आपको सिखाता है। कई सारे इश्यू कंपनी के सामने आते रहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करना, उसको एनालाइज करना, सॉल्व करना समय पर जरूरी है, नहीं तो कंपनी को कई बड़े लॉस हो सकते हैं, आपको अपने करियर का भी लॉस हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग आपके करियर के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। एक गलत निर्णय अगर आपने कर दिया, कंपनी को बड़ा नुकसान हो गया और मार्केट में भी ये बात फैल गई, तो आपको जॉब भी नहीं देगा। बिकॉज बोथ कैन हेल्प कंपनी बाय रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ये लिखा है ना। और अगर आपने कोई सिचुएशन जो ट्रिकी थी आपने सॉल्व कर दी, तो पूरे मार्केट में आपका अप्रिसिएशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेस में हैव मल्टीपल प्रॉब्लम, जो टाइम, जिसमें डिफिनिट टाइम है, डेफिनेट रिसोर्सेज है। एक गुड मैनेजर या लीडर डिसीजन लेता है कि कौन सी प्रॉब्लम प्रायोरिटाइज करनी है। कई तरह की प्रॉब्लम है, उनको प्रायोरिटाइज करना, किसको पहले रिजॉल्व करना है, उनको प्रायोरिटाइज करना, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, फिर अगली प्रॉब्लम को लेकर चलना। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले इशू को आइडेंटिफाई करना, पहले प्रॉब्लम को पहचानना, क्या कारण है उस प्रॉब्लम के होने के, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कब ये प्रॉब्लम हुई है, और वेयर इज दिस इशू टेकिंग प्लेस, अभी ये कहां तक पहुंचा है, कौन से फैक्टर इस कारण के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कब ये समस्या हुई है, और अभी ये प्रॉब्लम कितनी बढ़ चुकी है। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, प्रॉब्लम को पहले ठीक से समझना। These questions can clarify information related to the issue to help you and other understand the issue as much as possible। तो इससे आपको काफी जानकारी मिल पाएगी, प्रॉब्लम को आप समझ जाओगे। उसके बाद है अलग अलग अप्रोच को लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, अलग अलग अप्रोच के ऊपर दिमाग लगाना कि किस पर हम आगे बढ़ेंगे। अलग अलग अप्रोच को लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। अप्रोच क्या क्या है, जैसे माइंड मैपिंग करना, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस बहुत डिटेल में बताया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये क्वेश्चन आ सकता है। स्वॉट का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ पहचानना, अपनी वीकनेस पहचानना, ये दोनों इंटरनल चीजें हैं। स्वॉट वर्ड में स्ट्रेंथ और वीकनेस ये आपकी इंटरनल चीज है। ओ और टी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या होंगे, ये एक्सटर्नल चीज है। अपॉर्चुनिटी क्या आएंगी उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, थ्रेट क्या आएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस ये आपकी इंटरनल चीज है। स्वॉट वर्ड के चार मतलब हैं, चार वर्ड है ये, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। SW इंटरनल है, OT एक्सटर्नल है। बहुत डिटेल में मैंने बताया इसके बारे में। तो स्वॉट एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, अब उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने में कहाँ क्या हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ हम वीक हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमारे सामने क्या है, उस चीज को रिजॉल्व करने में फ्लो चार्ट के माध्यम से भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। रैपिड आइडिएशन के द्वारा, रैपिड आइडिएशन के द्वारा मतलब कई एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हैं और कोई रैपिड आइडिया, उनके आइडियाज के द्वारा हमको सॉल्व करते हैं। जैसे रैपिड आइडिएशन ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक होती है जिसमें हर कोई इन्वॉल्व है, हर कोई इन्वॉल्व है उस प्रॉब्लम के पोटेंशियल सॉल्यूशन देने में। कई आपने टीम मैन पावर को इन्वॉल्व कर लिया है कि सब लिखो अपना अपना सॉल्यूशन आप बताओ, तो हो सकता है रैंडमली कोई पॉइंट निकल के आ जाए जो आपको हेल्प कर दे। रैपिड आइडिएशन में क्या होता है, जो लोग इन्वॉल्व है ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो सब लिखे सॉल्यूशन, और हो सकता है अचानक कोई आइडिया दिमाग में आ जाए जो हमें वर्क कर जाए। जो अलग अलग अप्रोच हमने तय की, अब मान लो 7 लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, 7 लोगों ने अपना अपना कोई आइडिया दिया। अब हर आइडिया के ऊपर इवेल्युएशन करना, हर आइडिया के ऊपर बातचीत करना, इवेल्युएट करना कि इनमें से किसको स्किप करें, किस पर आगे बढ़े। आफ्टर यू हैव ब्रेनस्टॉर्म अप्रोचेस, अब हर अप्रोच को इवेल्युएट करना, किस अप्रोच पर हमें आगे बढ़ना है, पुरानी अप्रोच जो बाकी अप्रोच छोड़नी है। उसके बाद जो एक अप्रोच फाइनल हो गई, सब जिस पर एग्री कर गए सारी अप्रोच में ये बेटर है, फिर उस पर अपना निर्णय लेना। सारी अप्रोच क्लियर हो गई, हर अप्रोच के ऊपर बात हो गई कि सब लोगों ने मिलकर कुछ अप्रोच दिए, कुछ सॉल्यूशन दिए, उन पे एक एक सॉल्यूशन पे बात हो गई, फाइनली जो सही लगा उस पर निर्णय कर लिया गया। तो डिसीजन मेकिंग इस तरह से। फिर इसके बाद फाइनल डिसीजन भी जो है कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग भी कोलैबोरेटिव हो सकती है, कई लोग इन्वॉल्व है जहां। कमांड डिसीजन मेकिंग हो सकती है,
यू मेक अ डिसीजन विदाउट गेटिंग फीडबैक फ्रॉम अदर पीपल। कमांड डिसीजन मेकिंग का मतलब आप और लोगों से कंसल्ट किए बिना ही निर्णय ले रहे हो। कोलैबोरेटिव का मतलब है लोगों को साथ में लेकर आप निर्णय कर रहे हैं। कमांड डिसीजन मेकिंग का मतलब है आपने निर्णय कर लिया और फीडबैक भी लोगों से नहीं ले रहे हैं, आपने खुद ही तय कर लिया क्या करना है। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग जहां ग्रुप इन्वॉल्व है। कमांड का मतलब आपने तय कर लिया और लोगों की सुनी नहीं। वोट डिसीजन मेकिंग का मतलब है वोटिंग करा ली गई, हर डिसीजन हर सॉल्यूशन के ऊपर वोटिंग कर ली कि मेजॉरिटी किस पर एग्री है, ये भी तरीका हो सकता है। कंसेंसस डिसीजन मेकिंग, कई बार लोकसभा वगैरह में सुनते हो कंसेंसस बनाना, आम सहमति बनाना, वॉइस वोटिंग कर लेते हैं कई बार लोकसभा में। स्पीकर पूछते हैं इस बिल के पक्ष में कितने लोग हैं, से यस से नो, उससे पता लग जाता है। तो ये जो बिल है उसके पक्ष में कितने लोग हैं, अगर उनको लगता है कि मेजॉरिटी यस कह रही है तो पास। कंसेंसस बनाना, एक आम सहमति बनाना, कंसेंसस अगर है तो भी निर्णय हो जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग भी कई प्रकार की हो सकती है। कोलैबोरेटिव जहां टीम को लेकर चल रहे हैं, कमांड डिसीजन मेकिंग जहां जो व्यक्ति खुद ही निर्णय कर ले रहा है, सबको साथ लेकर नहीं चल रहा, वोटिंग कराई जा सकती है किसी निर्णय पर, या कंसेंसस के द्वारा, एक आम सहमति के द्वारा। तो उसके बाद मेक योर डिसीजन के बाद उसको इंप्लीमेंट कर देना, लागू कर देना। आपने डिसीजन अप्लाई कर दिया, उतने पे बात खत्म नहीं होती, अब उसको मॉनिटर करना। जिस प्रॉब्लम के लिए जो आपने डिसीजन इंप्लीमेंट किया, अब उसको मॉनिटर करना कि हमने तो ये सोच के निर्णय लिया था कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, अब उसको मॉनिटर करें, इवैल्यूएट करें कि वाकई में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही कि नहीं। मॉनिटरिंग भी इसका पार्ट है। तो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, कई सारे रास्ते सर्च कर लिए, टीम ने बता दिए, फिर अपना निर्णय उसमें लेना। निर्णय में भी वोटिंग करा के या कोलैबोरेशन के द्वारा या कमांड के द्वारा या आपने कंसेंसस के द्वारा निर्णय कर लिया, उसको लागू कर दिया। निर्णय लागू होने के बाद वो किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो सही तरह से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की दिशा में जा रहा है आपका निर्णय, या जो हमने सोचा था कोई और प्रॉब्लम निकल के सामने तो नहीं आ गई कि जो हम सोच ही नहीं पाए थे। तो अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर भी करना, टाइमली इसको इवैल्यूएट भी करना कि जो हमने निर्णय लिया वो सही अप्लाई हुआ कि नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के टिप्स, सबसे पहले अपने अंदर स्किल को डेवलप करना, अपने अनुभव को बढ़ाना, सिमिलर टाइप की सिचुएशन पहले हुई हो उनको स्टडी करना, एनालिटिकल माइंड होना, एनालिटिकल थिंकिंग, हर चीज को कई डायमेंशन विचार करके सोचा जाए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। नई प्रॉब्लम के लिए नए सॉल्यूशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो पहले सॉल्यूशन हुए उसी से हम बंधे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का आपको नए सॉल्यूशन भी, हर प्रॉब्लम यूनिक है, हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो पास्ट में आपने कभी नहीं देखी थी, तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी हो सकती है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग भी हो सकती है। ऐसा कोई सॉल्यूशन भी निकल के आ सकता है जो पहले आपने अनुभव नहीं किया या आपके करियर में नहीं आपने सोच पाए आप उसको। तो नई प्रॉब्लम कई बार नए सॉल्यूशन भी आपको दे सकती है। कम्युनिकेट विद अदर पीपल, ये तो वही बात है, लोगों से डायलॉग मेंटेन करना, बातचीत करना, लोगों का आइडिया लेना। रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट डिसीजन, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है पहले उससे भी सोचना, विचार करना कि जो प्रॉब्लम आई है क्या मेरे पुराने करियर में, पिछले करियर में क्या कभी इस तरह की सिचुएशन से वहां से कोई आइडिया मिल रहा है मुझे। भाई क्या स्किल होने चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, लोगों से कम्युनिकेट भी करना, क्या पता कोई आइडिया मिल जाए। आपने पास्ट में जो निर्णय किए हैं उनको भी एक बार एक्सप्लोर करना, क्या पता वहां आपने ऐसा कोई निर्णय किया हो, कोई हिंट मिल जाए। इंडस्ट्री के बारे में और सीखना और जानना, जो और टेक्निक्स हैं उनके बारे में रिसर्च करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग की नई नई टेक्निक आती रहती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी नई नई टेक्निक्स मार्केट में जो आ रही हैं उनको भी समझना। कई जगह चार्ट वार्ट का इस्तेमाल आजकल किया जाता है, मैनेजमेंट के तरीके हैं। लास्ट टॉपिक इस वाली पीडीएफ का है, समाज में ये आपके वैल्यू इंकलकेट करने में, आपके अंदर वैल्यू लाने में, ये एथिक्स में पढ़ाया हुआ है, वैसे मैंने एथिक्स में पढ़ाया हुआ है, फैमिली का, समाज का या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है आप में वैल्यू इंड्यूस करने में। आपके अंदर ह्यूमन वैल्यूज डेवलप हो रही हैं, तो सबसे पहले बच्चा जब पैदा हुआ फैमिली का रोल है, धीरे धीरे उसको समाज की समझ हुई और जिस समाज में वो पला बढ़ा उस समाज का भी इम्पैक्ट है, और जब इसकी शिक्षा हुई तो मैच्योरिटी लेवल और बढ़ा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, उसकी शिक्षा कैसी हुई है वो भी उसके अंदर वैल्यू ऐड करने में रोल प्ले कर रहा है।
तो फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वैल्यू किस तरह से आप में इंड्यूस कर रहे हैं, कैसे आप में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये आपका जो टॉपिक है उसका पार्ट है, ये सोसाइटी का पार्ट है। आपके सिलेबस में देखोगे दे रखा है एज इट इज, सोसाइटी वाला टॉपिक है जो आपका उसका पार्ट है। इनकलकेटिंग वैल्यू इंटेल एजुकेटिंग अ चाइल्ड ऑन द मोरल प्रिंसिपल और हेल्पिंग हिम बिल्ड अ मोरल कोड, नैतिकता आप में डेवलप होना, वैल्यूज आप में आना, मोरल कोड आपके अंदर डेवलप होना, नैतिक भाव आप में डेवलप होना। तो आपकी फैमिली, समाज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तीनों रोल प्ले करते हैं इसमें। A set of internalized value can be used to characterize an ethical framework। यहां पर हम फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशन का क्या रोल होता है इसमें, उस पर बात करेंगे। The inculcation of value is a multifaceted process that involves the active participation of family, society and educational institution। ये सबका एक इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे अंदर एक वैल्यू सिस्टम डेवलप हो, नैतिक भाव डेवलप हो, हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग हो और एथिकल फाउंडेशन पड़े। ये सब चीजें हमारे वैल्यू सिस्टम, कैरेक्टर, एथिकल फाउंडेशन के लिए जरूरी है। सोशलाइजेशन, समाजीकरण पढ़ाया था, ये एथिक्स में बताया था मैंने स्टार्टिंग में जब मैं टर्म्स को डिफाइन कर रहा था। समाजीकरण क्या होता है, व्हाट इज सोशलाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जिस समाज में आप पले बढ़े वो चीजें आप में ट्रांसफर हो रही हैं, आप में आ रही हैं, क्योंकि आपने सराउंडिंग में आप वही देख रहे हो। तो प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ कल्चर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, a process by which a person is indoctrinated into his culture to mold a person into a useful and productive member of society if lifelong process is required। The tactic of socialization include observation, conditioning, role acting, inculcating value, trial and error। तो जिस समाज में आप पले बढ़े वो चीजें आप में आना, सोशलाइजेशन। रोल ऑफ फैमिली क्या होता है वैल्यूज में, जैसे मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, काइंडनेस आप में आना, ऑनेस्टी आना, दूसरे को भी इमोशन को समझना, फैमिली से ही आता है। तो सबसे पहले बच्चा जब पैदा हुआ, फैमिली सबसे ज्यादा टाइम उसको दे रही है। शुरुआत में पहला स्कूल तो उसके पेरेंट्स ही हैं। द फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन अ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग देयर वैल्यू। पेरेंट्स और जो उसके केयर टेकर कैन टीच एंड मॉडल वैल्यू जैसे ऑनेस्टी, kindness, responsibility, and can also create a positive and supportive home environment that foster the growth and development of these values। छोटे बच्चे को पेरेंट्स जिस तरह से ग्रो करते सिखाते हैं। Additionally, family can provide opportunity for children to practice and apply their value in real life situation। कई पेरेंट्स आप देखोगे बच्चे के सामने कोई सिचुएशन रखते हैं और वो उसको मौका देते हैं कि अपने दिमाग को यूज करके एक्सप्लोर करे कि वो क्या निर्णय करेगा। कई फैमिली में जैसे मैंने देखा कि पेरेंट्स बच्चे को पूरा मौका देते हैं कि कोई सिचुएशन में खुद निर्णय कैसे कर रहा है, और पेरेंट्स मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जहां गलती करेगा वहां हम संभालेंगे, पर इसको फ्रीडम दिया जाए खुद से निर्णय करे, सही गलत की इसको पहचान हो सके। पेरेंट्स एंड केयर गिवर नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द वैल्यू दे आर टीचिंग एंड मॉडलिंग। तो जनरल टॉपिक है, आसानी से आप ये देख सकते हो भाई किसका क्या रोल है, आप अपने खुद को रख लो उसकी जगह। अब हर चीज मैंने सुबह वो आपको बोला है कि हर चीज समझाने पढ़ाने की नहीं, जैसे ये टॉपिक है, ये जनरल टॉपिक है समाज के बारे में। आप अपने आप को इसकी जगह रख के पूरा, कोई ऐसी चीज नहीं लिखी गई रट्टाफिकेशन वाली, जो आपकी लाइफ में हुआ आप अपने आप को यहाँ रख के आराम से सारा आंसर कर सकते हो इसका। तो द फैमिली इंपैक्ट टू द चाइल्ड, द कल्चरल आइडियल ऑफ पीस, ये टॉपिक एक्चुअल में सिविल सर्विसेज में मेंस में आता है। तो डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए तो कंटेंट चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा। ऑब्जेक्टिव में तो आपको सब पता है इसके बारे में, डिस्क्रिप्टिव सिविल सर्विसेज में आता है सोसाइटी, तो वहां मेंस में लिखना होता है, इसलिए पूरा डिटेल में लिखा है। पर ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो आपको ऑलरेडी पता है कि फैमिली का क्या रोल है, समाज का क्या रोल है, एजुकेशन का क्या रोल है। आप अपने आप को ही बचपन से लेकर अभी तक इवेल्युएट कर लो, आ जाएगा आंसर। हर चीज रटने की नहीं है ना, हर चीज पढ़ाने की है। द फैमिली इम्पार्ट टू द चाइल्ड द कल्चरल आइडियल ऑफ पीस, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, डेमोक्रेसी, हार्मनी, इक्विटी, सारी चीजें फैमिली आपको सिखाती है। सैक्रिफाइस, लव, फीलिंग, अच्छे बुरे की पहचान, फैमिली आपको सब सिखाती है। बचपन में ही इनमें से कई चीजें आप समझ जाते हैं। द फैमिली, द फंडामेंटल पिलर ऑफ सोसाइटी, सर्व एज द इनिशियल इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग मोरल बिहेवियर। मोरल बिहेवियर सबसे पहले फैमिली ही आपको सिखा, जैसे मोरल स्टोरीज आपको सुनाना, छोटे बच्चे को मोरल लेसन पढ़ाए जाते हैं।
मोरल लेसन में उसको क्या समझाने की कोशिश की जाती है, जैसे मदर है वो बच्चे को कोई छोटी कहानी सिखा रही है, या मोरल लेसन वगैरह जो होते हैं, जातक कथाएं, हितोपदेश की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, वो उस बच्चे को बेसिकली एक उसका, क्योंकि छोटे बच्चे का माइंड बड़ा क्यूरियस होता है, बहुत चीजें वो जानना चाहता है लगातार, तो उसके दिमाग में वो स्टोरी बचपन में 5 साल की उम्र में भी अगर मदर ने कोई स्टोरी सुनाई होगी, आपको आज तक याद होगी। तो पहली शिक्षा तो उसकी फैमिली से शुरू हो रही है। तो मोरल, लव, कंपैशन, दया भाव होना, ये सब चीजें आपको फैमिली से आ रही हैं। In addition to the socialization of children, the family play important role in socialization of adult. Marriage and parenting are major life transitions. जब आपकी मैरिज होती है और आप खुद पेरेंट बनते हैं, आपकी सोच में एक जबरदस्त बदलाव आप देखेंगे कि आपके पेरेंट ने जो आपके लिए किया, अब आपको वही काम अपने बच्चे के लिए करना है। समाज ऐसी तो बन रहा है, आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया, और 20-22 साल की उम्र तक लड़ाई झगड़ा करना या किसी को कुछ भी कह देना, एरोगेंट बिहेवियर शो करना, 20-22 साल की उम्र तक आप कर देते हैं। पर जब आपकी मैरिज होगी और जब आप खुद पेरेंट बनेंगे, मैच्योरिटी लेवल, हम्बलनेस, वो अलग लेवल पर होगी। काफी संभावना इस बात की होती है, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए फिर उतना ही कंसर्न हो जाओगे। तो समाज, एक बच्चा जो खुद आगे पेरेंट बना, देखो कैसे चेंजेस आए उस स्वभाव में। तो marriage and parenting are major life transition that can lead to significant changes in the individual identity and his social role. Through this transition, individual learn new skill and responsibility, and they often adapt their value and behavior to fit the demand of their new role. एक बात जैसे मैं आपको बताता हूं, यूथ है वो कई बार मैसेज करता है, कई तरह की प्रॉब्लम जैसे बच्चों की होती हैं, सर फादर मेरी बात नहीं समझते, या मदर से नहीं बनती, मदर फादर जो है बचपन में मुझे बहुत प्यार करते थे, पर अब हमारे बीच में गैप हो गया है, वो घर में एंटर करते हैं तो मैं बैठा हो तो मैं उठ के चला जाता हूं, हमारे बीच बात ही नहीं होती। सही मायने में आपको ये जो गैप आप मेंटेन कर रहे हो, जिम्मेदारी दोनों की हो सकती है, क्या पता पेरेंट्स स्पेस बना रहे हो, पर पेरेंट्स से ज्यादा मैक्सिमम केसेस में बच्चा जो है वो और रिलेशन में इन्वॉल्व ज्यादा है, पर अपने पेरेंट्स को छोड़ के बाकी सबको वैल्यू देगा। किसी को कहेगा ये मेरा खास दोस्त है, ठीक है, या था या थी जो भी, तो बाकी जगह वो बिल्कुल मरा जा रहा है, बाकी जगह रिलेशन में वो ज्यादा इन्वॉल्व है, दोस्त कोई हो, मेल फीमेल कोई हो, अपने खुद के पेरेंट्स के वैल्यू नहीं दे रहा। कई जगह पेरेंट्स भी उस बच्चे के भाव को नहीं समझ रहे, या प्रेशर डाल देते हैं, मान लो कि तुझे IIT JEE ही करना है, अब प्रेशर डाल दिया, अपनी एम्बिशन उस बच्चे पर डाल दी, दोनों गलत है। पेरेंट्स अपनी एम्बिशन बच्चे पर डाल दें वो भी गलत है, या बच्चा अपने पेरेंट्स से कंसल्ट ही नहीं कर रहा है, अपने आप ही सारे लाइफ के डिसीजन ले रहा है, उसको लग रहा है वो बहुत मैच्योर हो गया। मैक्सिमम केसेस में पेरेंट्स की बात आपको तब समझ आएगी जब आप खुद पेरेंट बनेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, शादी के बाद भी नहीं, इवन जब आपको बच्चा होगा, जब बच्चा होगा तब सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में जो आएगा विद इन 15 डेज, वो आपके पेरेंट्स आएंगे कि उन्होंने आपके लिए क्या स्ट्रगल किया, क्या सेक्रीफाइस किया, आपका पूरा थॉट बदल जाएगा। हो सकता है उस समय तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हो या ना हो, पर स्टार्टिंग के 15 डेज में सबसे ज्यादा आप जिस चीज को मिस करोगे आपके पेरेंट्स हैं, और उनके लिए रिस्पेक्ट भले आपने जिंदगी में ना किया हो, उस समय आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आपकी नजर में बहुत बढ़ जाएगी जब आप खुद पेरेंट बनोगे। इन वर्ड्स को ध्यान रखना, जिन लोगों का गैप है, बात नहीं होती, और बात करनी चाहिए। जहां पर फैमिली में गैप है, ऐसी कोई प्रॉब्लम मैं दुनिया में नहीं समझता जिसको हम बातचीत के द्वारा रिजॉल्व नहीं कर सकते। हो सकता है पहली बार गर्मा गर्मी में बात हो जाए, पर दोबारा, तिबारा, चौबारा, चौथी बार बात होते होते चीजें नॉर्मल होने लगेंगी। और अगर कहीं कोई मोटी बर्फ की परत जम गई है तो बेहतर है उस परत को तोड़ना, चीजों को एक एक करके क्लियर करते जाना। तो आधी फैमिली की परेशानी यही है कि लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, बोलने में सबका ध्यान है कि क्या बोल दूं बस। और समाज की भी प्रॉब्लम आजकल यही है, कोई किसी को बोलता भी है, सजेशन भी देता तो टॉन्टिंग वे में देता है। एक हेल्पिंग नेचर जो लोगों का होता था, एक जो कॉर्डियल बिहेवियर होता था, वो देखने को नहीं मिलता। रोड पे चलते हुए अगर किसी की गाड़ी टच हो जाए और रोड पे लोग मारपीट कर रहे हैं, ये किस बात का एग्जाम्पल है? लोगों में पेशेंस खत्म हो गया। और दूसरा, लोगों में प्रेशर बहुत है लाइफ को लेके, या लोगों की एम्बिशन बहुत है, पूरी नहीं हो रही, जो उनको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है। तो ये सब चैलेंजेस सोसाइटी के सामने बढ़ रहे हैं। प्लस हम वेस्टर्न सिस्टम को ज्यादा कॉपी कर रहे हैं, अपनी रूट्स को हम छोड़ते जा रहे हैं। इंडियन कल्चर, वसुधैव कुटुंबकम की बात करो, चाहे अतिथि देवो भव की बात करो, चाहे पेशेंस को लेकर दुनिया भर की कोर्ट्स हैं, हमारे रिफॉर्मर कितने सारे, हम उनको छोड़कर वेस्टर्न को कॉपी करते जा रहे हैं। वेस्ट में भी अच्छे अच्छे थिंकर हैं,
तो हम उनको पढ़ने समझने की बजाय व्हाट्सएप पे रिलाई कर गए। आजकल व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, वहीं से नॉलेज मिल जा रही है। और दूसरा, हमने एक सेल्फ इवेल्युएशन बंद कर दिया है। जो मैं कहता हूं कि आप दुनिया में अच्छे लोग ढूंढते हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है। आप लाइट बंद करके 10 मिनट कंसंट्रेट करो, आपको आपसे खूबसूरत, आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं मिलेगा। ये मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं। पर हम खुद को समय नहीं देते, हम सारे आंसर बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर झांक के हम नहीं देखते। सारे जवाब हम हमारे अपने अंदर है। बुद्ध के लेक्चर में मैंने बताया था आपको ये कि बुद्ध ने भी जो ज्ञान पाया था वो क्या था? बुद्ध का ज्ञान खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही था। जो ध्यान उन्होंने लगाया, उस ध्यान में वो क्या करते थे? खुद कोई विचार करते थे, अपने बारे में जाना उन्होंने। और ब्रह्म कहीं नहीं था, ब्रह्म उनके अंदर था। क्लियर है? इस तरह से हम सोच के देख सकते हैं बात। तो बताते बताते हम काफी आगे निकल गए। अब पहले देखो, चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर। कई प्रकार के बदलाव समाज में देखने को मिले हैं, जैसे सिंगल पेरेंट फैमिली। डिवोर्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। डिवोर्स की केसेस भी इसलिए बढ़ रहे हैं, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, एम्बिशन बहुत ज्यादा हो गई है, या वो एक रिलेशनशिप में सेटिस्फाई नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत, बात नहीं करेंगे, गैप बनाते जाएंगे। मनी मैटर भी हो सकता है, कई तरह के केसेस हैं। या कोई कहीं और मैरिज करना चाहता था, फैमिली ने जबरदस्ती उसकी मैरिज कहीं और कर दी, तो उसमें 3 परिवार बर्बाद कर दिए। अपना लड़की या लड़के खुद का, जिससे मैरिज कराई उसका, और जहां वो व्यक्ति मैरिज करना चाहता था उसका। और अगर वो मेल फीमेल दोनों के 2 अलग जगह रिलेशन थे तो 4 फैमिली बर्बाद कर दी। क्लियर है? तो एक तो सिंगल पेरेंट, ये डिवोर्स वगैरह केसेस या सिंगल पेरेंटिंग करना। और सिंगल पेरेंटिंग में ये देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर या तो वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, चीजों को शेयर नहीं करते, और वो एक गैप महसूस करते रहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिलीज, डिवोर्स, सेपरेशन, नॉन मैरिटल चाइल्ड बर्थ, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और वहां कोई बेबी हो गया उनको, तो ये सब एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, आगे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि वो चाइल्ड हमेशा गैप महसूस करेगा, जब अपने चारों तरफ समाज में देखेगा और खुद को वो कंपेयर करेगा, क्योंकि एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर कंपैरिजन करना। समाज में चारों तरफ देखेगा और खुद को जब इवेल्युएट करेगा तो उसको अपने आप में कुछ कमी महसूस होगी। कई बार ये चीजें कैन लीड टू डिप्रेशन ऑल्सो। इंक्रीज इन मल्टी जनरेशन, मैंने बताया सबसे अच्छा सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने का, 10 मिनट खुद को समय दीजिए, खुद को इवेल्युएट करिए। सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे समझ आया, वो सबसे अच्छा तरीका, सारे जवाब आपको मिलेंगे। या आपको लगता है कोई दूसरा व्यक्ति मेरी प्रॉब्लम को बेहतर समझ सकता है, उससे कनेक्ट करो। आपके पेरेंट्स 99% केसेस में आपकी प्रॉब्लम को समझ जाएंगे। 1% केस ऐसा भी है जहां पेरेंट्स भी दिक्कत कर रहे हैं, वो नहीं समझना चाहते। बच्चा अपनी जगह ठीक है, पेरेंट्स गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज की बात हो गई। इंक्रीज इन मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड, ज्वाइंट फैमिली कंसेप्ट जैसे खत्म हो गए। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, लोग बात करते थे, बच्चा इग्नोर्ड फील नहीं करता था, अपने कजन वगैरह के साथ पला पड़ा होता था, तो उसको टीम वर्क, एज अ टीम मेंबर, सारी चीजें उसको समझ आती थी। ज्वाइंट फैमिली कंसेप्ट से हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चले गए, वो भी बच्चे को एक आइसोलेशन की तरफ ले जाता है। इंक्रीज इन मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड, ज्वाइंट फैमिली में भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिम्मेदारी लेता है, कुछ लोग उसमें मजे मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए भी ज्वाइंट फैमिली कई बार नहीं चल पाते। डिफरेंसेस होते हैं आपस में, थॉट प्रोसेस नहीं मैच करता। और जहां पर एक बैलेंस बन जाता है, कोई व्यक्ति इनिशिएटिव ले लेता है, तो वो ज्वाइंट फैमिली आज भी चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर गुजरात राजस्थान में आपको ज्वाइंट फैमिली कंसेप्ट आज भी बहुत परिवार में वही दिखेगा। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। Increase in multi-generational household. There has been an increase in the number of multi-generational household where 2 or more generations live together under the same roof. This can due to a variety of factors such as economic necessity, cultural tradition, and desire to provide support for aging parents. Increase in cohabitation. Cohabitation, एक साथ रहना, बिना मैरिज के लिव इन में रह रहे हैं, जैसे कि इंक्रीज इन सेम सेक्स पार्टनरशिप, ये भी आजकल देखने को आ रहा है। डिक्रीज इन मैरिज रेट्स, कई लोगों की एज बढ़ रही है, वो मैरिज वगैरह में बिलीव नहीं कर रहे, मैरिज से उनका भरोसा उठ गया है, तो कई सारे कंट्री में मैरिज रेट वगैरह में कमी आई है, लिव इन का ट्रेंड बढ़ा है। इसके बाद आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल। तो फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल। एजुकेशन तो आप आराम से जानते हैं, टीचर, आपके साथ के स्टूडेंट, स्कूल। आपको स्कूल सबसे पहली चीज क्या सिखाता है? डिसिप्लिन। आप 7 बजे 8 बजे उठकर प्रॉपर ड्रेस पहनकर स्कूल जा रहे हैं, उतने टाइम पर आ रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन छुट्टी मिल रही है, टाइम पर लंच हो रहा है। स्कूल आपको सबसे पहली चीज सिखा रहा है लाइफ का डिसिप्लिन। दूसरी चीज फिर आपको एजुकेट करना, सबसे पहले वो लाइफ में डिसिप्लिन आपको ला रहा है। अगर स्कूल नहीं होता तो आप डिसिप्लिन नहीं होते।
आपके सोने उठने का समय, लंच का समय, ये चीजें रूटीन में नहीं आ पाती। तो एजुकेशन का क्या रोल है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन हेल्प स्टूडेंट डेवलप मोरल वैल्यूज, डिसिप्लिन, सेफ और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और आपके अंदर रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्पैथी की भावना। क्योंकि टीम वर्क है ना, स्कूल में आपके साथ के भी कई बच्चे होंगे, किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आप वो लंच नहीं लाया, आपने अपना खाना उसको खिला दिया। कभी आप परेशान हुए तो आपके दोस्त ने आपको कंसोल किया। सोसाइटी का एक मेन फीलिंग आपको स्कूल से भी आ रही है, वो भी सोसाइटी का तो हिस्सा है। तो आप में किसी का सम्मान करने की भावना, जिम्मेदारी की भावना, इम्पैथी, मैंने सुबह बताया था, समानुभूति। आपके साथ के यार दोस्तों से ही आप स्कूल में बहुत कुछ सीखे। किसी से आपकी बनी, किसी से नहीं बनी, कोई दोस्त आपको आज तक याद है, कॉलेज के दोस्त फिर भी भूल गए होंगे, स्कूल के दोस्त आपसे हो सकता है आज तक कनेक्ट हों। क्योंकि कॉलेज के या जॉब में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, आप देखोगे वहां दोस्ती नहीं होती, वहां अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच होती है, एक दूसरे से काम निकालने की अप्रोच। ज्यादातर, हमेशा आइडियल केस नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आइडियल ही हमेशा ऐसा होता है। जॉब में ज्यादातर आप देखेंगे अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच, हर कोई आपसे फायदा निकाल रहा है या आपसे इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, आपका नुकसान कर देंगे तब आपको पता चलेगा। स्कूल की यारी दोस्ती आज तक भी मेंटेन होगी, क्योंकि वहां कोई ग्रीड नहीं थी, सब एक ही जैसे थे। कॉलेज के अंदर भी थोड़ा सा एरोगेंस, ये सब चीजें आना। कॉलेज की दोस्ती भी हो सकता है कि जॉब करने के 5-7 साल बाद नहीं उतना वर्क करे, पर स्कूल का आपको आज तक याद होगा, जबकि सबसे पुराना वही है, सबसे ज्यादा टाइम उसी को बीता। और जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, वहां दोस्ती से ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच है। क्यों? कई कई बड़े इंडस्ट्रिस्ट कहते हैं कि जैसे जैसे मैं राइज किया, मैं अकेला होता गया। रतन टाटा या कई थिंकर, जो कई आप देखोगे इंडस्ट्रिस्ट वगैरह भी या थिंकर भी, क्या कहते हैं, ग्रोथ जो है वो कई चीजों के सेक्रीफाइस पर आती है। ग्रोथ जो आप कहते हो, जो आप सक्सेस कहते हो, ये बात ठीक तो है कि ग्रोथ आपको मिल जाएगी, सक्सेस आपको मिल जाएगी, पर जितना ऊपर आप जाते जाएंगे उतना आप अकेले होते जाएंगे। उसके बाद लोग आपसे बात करेंगे तो क्या करेंगे कि हाँ आप ठीक हैं, आप कहोगे ठीक है, दूसरी लाइन होगी जरा 50,000 रुपए दो, कुछ काम है बड़ा जरूरी। फिर लोग मतलब के लिए आपसे कनेक्ट करेंगे। इंटरनल आपके क्या चल रहा है, आपकी वाइफ या तो आपको समझ जाए, आपके पेरेंट्स आपको समझेंगे, और हो सकता है आपके बच्चे आपको समझ जाएं, पर एक्सटर्नल दुनिया में ज्यादातर लोग आपको अपने काम के लिए यूज करेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो सक्सेस अपने साथ कुछ चीजें लाती तो है, पर बदले में बहुत चीजें ले भी जाती है। ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन हेल्प स्टूडेंट डेवलप मोरल वैल्यूज बाय प्रोवाइडिंग टीचर आपको क्या सिखाता है? इंटीग्रिटी, फेयरनेस, दया भाव। कंपैशन का मतलब दया भाव, ये एक एक शब्द हमने एथिक्स में बहुत डिटेल में बताया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन ऑफर अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू इंगेज इन सर्विस, लर्निंग, कम्युनिटी सर्विस। समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, स्कूल आपको ये भी सिखाता है। स्कूल कैन इनकॉर्पोरेट कैरेक्टर एजुकेशन प्रोग्राम। एजुकेशन कैन एनकरेज स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, सही गलत के बीच में निर्णय कर पाए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आप में बढ़ पाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन क्रिएट अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एक चीज स्कूल आपको और सिखाता है, साथ में अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग कलर के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और उसमें एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं आ रही। ये इसमें भी स्कूल का एक अहम रोल है कि अलग अलग तरह के बच्चे, वहां पर ये बात नहीं हो रही किस कास्ट के हो, किस धर्म के। छोटे बच्चों को क्या पता, सबकी सबसे दोस्ती है। पर वही आगे जाके समाज में जब बड़े हो जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं इन चीजों को, कि वो किसी एक रिलीजन के पीछे भागने लग जाते हैं, किसी कास्ट के पीछे भागने लग जाते हैं। एक कंट्री के अंदर ही अगर हम रिलीजियन, रीजन, कास्ट, रेस, जेंडर इस बेसिस पे बढ़ जाएंगे तो फिर यूनिटी की बात कहां से कर पाएंगे? देश तब तक मजबूत नहीं हो सकता, नेशनलिज्म तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, सही नहीं हो, स्ट्रेंथन नहीं हो सकता, जब तक यूनिटी नहीं होगी। और यूनिटी की बजाय अगर इन चीजों को ऐसे बांटा जाए, और कौन कर रहा है? लोग ही कर रहे हैं ना। एजुकेशन एक बहुत जरूरी फैक्टर है। सही एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि बस एडमिशन ले लिया जा ही नहीं रहे, सही एजुकेशन जहां पे टीचर की भी ये जिम्मेदारी है कि टाइम से स्कूल आए, खाली तनख्वाह ना ले, स्कूल आए और बच्चों को ये चीज सिखाए। टीचर ही धर्म, जाति, पंथ इन चीजों पे बात ना करने लग जाए। उसका काम है यूनिटी। जैसे बच्चे अलग अलग डाइवर्सिटी के हैं, तो उनके कैसे उनके बीच जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो, क्योंकि कल जाके सोसाइटी में हिस्सा बनेंगे, लीडर बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे या किसी और पद पे जाएंगे, तो कैसे वो सिस्टम को मजबूत करेंगे, सोसाइटी को एक स्ट्रेंथन करेंगे। ये मतलब है।
तो ये सब चर्चा हमने एथिक्स में बहुत डिटेल में करी थी। ओवरऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल in helping a student developing value that are necessary for success in school and in life. What are the value that are learned by children through educational institute? जैसे आप कह रहे हैं कि आज के समय में लिकर इनटेक करना या सिगरेट स्मोकिंग करना, लोग क्या बोलते हैं कि देखो कैसे ये सिगरेट पी रहे हैं, स्टाइल देखो। एक बार में सबको पता है कि नशा किसी भी तरह का करना वो गलत है। नशा क्या करेगा, आपके माइंड को वो एक तरह से जाम कर देता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी खत्म कर देता है, सोचने की क्षमता को नशा रोक देता है। तो किसी भी तरह का नशा गलत है। और आप ही लोग स्कूल में पढ़े थे, पूरी जिंदगी आपने इस बात को फॉलो किया था कि नशा तो गलत है, सिगरेट पीना तो गलत बात होती है, लिकर इनटेक करना गलत बात है, किसी को अब्यूज करना, गाली देना गलत बात है। पर आजकल तो ऐसा ट्रेंड है कि जो स्टूडेंट लाइफ में लोग हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, वही सोशल मीडिया में किसी को अब्यूज कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। कोई एक मुद्दा शुरू हुआ, टॉलरेंस बिल्कुल नहीं लोगों में, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। क्या ह्यूमन का जन्म एक कैरेक्टर, एक मोरल व्यक्ति, मोरल्स में जनरेट हुआ था? क्या वो इसी काम के लिए हुआ था? इंटरव्यू में जब हम जाते हैं, इंटरव्यू में वो आपकी नॉलेज को ये नहीं चेक कर रहा है कि आप टेक्निकल कितना पढ़ के आए। रिसर्च वाली संस्थाएं बाहर की जरूरत छोड़ो, उसमें तो वो नॉलेज चेक करते हैं कि रिसर्च का काम है वहां। पर जनरली जो इंटरव्यू होते हैं वहां लिखा रहता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक पर्सन उसमें साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा होता है कि इस पे कोई प्रेशर डाला तो उसके चेहरे के हाव भाव तो नहीं बदल गए, ऐसे नाखून तो नहीं चबा रहा है, ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहा बार बार। ये चीजें कहीं ना कहीं प्रेशर को बताती हैं, कहीं ना कहीं आप में एरोगेंट बिहेवियर को बताती हैं। किसी ने कुछ पूछा, आपने बीच में इंटरप्ट करके रोक दिया कि बस मैं ही सही हूं, दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी। इंटरव्यू वगैरह में हम क्या गलती करते हैं, हम अंदाजा नहीं लगा पाते, क्योंकि हम लगातार वो फॉलो करते चले आ रहे हैं। मेरा एक मानना है, एक चीज जो मुझे समझ आई इतने समय में, जैसे मैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन की बात कर लूं, स्कूल ने फिर भी आपको कुछ सिखाया है, कोचिंग ने आपको एक ही साल में बहुत कुछ पढ़ा दिया, कॉलेज ने भले करियर के लिए आपको फायदा दिया हो, एज अ पर्सन लोगों की पर्सनैलिटी में कमियां बहुत डाल दी। बहुत बड़ा क्राउड जो कॉलेज से ही नशा शुरू किया, अपने कॉलेज याद करिए आप। कोई अगर इस बात से एग्री ना करता हो तो अपना कॉलेज याद करे, कितने लोग नशे में इन्वॉल्व हुए कॉलेज टाइम में। गाली गलौज की भाषा, एरोगेंस की भाषा, किसी को वैल्यू ना करना, लड़ाई झगड़ा, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट ना करना, ये चीजें बचपन में आई थी या ये कॉलेज टाइम से आई थी? तो आजकल का जो कॉलेज सिस्टम हमारा चल रहा है, उसमें हम ठीक है करियर में आगे बढ़ जाएं, जो CGPA 9 से ऊपर हमारा आ गया, तो ये इस बात की परमिशन तो नहीं देता कि एज अ पर्सन आप अपना कैरेक्टर या मोरल को बिल्कुल बर्बाद कर लो। आपका अच्छे पैकेज पे, 1 करोड़ के पैकेज पे जॉब करना, ये इस बात की परमिशन तो नहीं दे देता कि आप एज अ व्यक्ति, एक व्यक्ति के तौर पर अपना कैरेक्टर और मोरल कंप्रोमाइज कर लो। आपके बोलने पे कंट्रोल नहीं, और अगर लगातार ये भाषा बोलेंगे तो इंटरव्यू में जाके चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में वो गलत शब्द निकल जाएगा मुंह से, और हो सकता है वो इंटरव्यू आपके लिए बड़ा मैटर करता हो, वहीं पर आपने खराब कर लिया। तो टीचर की ये भी जिम्मेदारी है कि चाहे 2 लोग, 10 लोग, 1000 लोग जितने पढ़ रहे हों, टीचर की ये भी जिम्मेदारी है कि जो कमियां सराउंडिंग में आ रही हैं, वो भले समाज को ना बदल पाए, पर अपने स्टूडेंट में जरूर वो इन चीजों को डाले। और कोई उस बात को अडॉप्ट करे या ना करे, पर टीचर इस बात को रिपीट जरूर करता रहे, उसको याद जरूर दिलाता रहे कि कैरेक्टर या मोरल का हनन नहीं होना चाहिए। भले आप सक्सेस कुछ भी पा जाए, आपका नाम, पैसा कुछ भी होना, वो इस बात का फ्रीडम नहीं दे देता कि हम एक व्यक्ति के तौर पे कैरेक्टर या मोरल को खत्म कर दें। क्योंकि हम किसी को बोलेंगे और वो पलट कर हम पर जब आएगा तो हमें बड़ा खराब लगेगा। तो जो चीज हम अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम दूसरे के लिए क्यों करें? जब भी हम किसी को गलत चीज बोलें तो पहले हम देखें कि उस व्यक्ति ने मेरा क्या बिगाड़ा है, और अगर यही चीज पलट के मेरे पर आएगी तो मुझे कैसा फील होगा। इम्पैथी, मैंने एक शब्द बोला था सुबह, सिंपैथी और इम्पैथी में अंतर होता है। किसी के साथ कुछ गलत हुआ, हम उसके दोस्त हैं, हमने सिंपैथाइज कर दिया, सिंपैथी दे दी, बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। इम्पैथी का मतलब होता है उस व्यक्ति की जगह खुद को रख के उसकी जैसा ही पेन फील करना, समानुभूति कहते हैं इसको। सिंपैथी है सहानुभूति, इम्पैथी है समानुभूति। तो सिंपैथी जब आप किसी को दिखाते हो तो उस लेवल का पेन आप फील नहीं करते। जैसे मैंने बताया, किसी की मदर एक्सपायर कर जाए और आप सिंपैथी उसको दे रहे हो, बड़ा गलत हुआ तुम्हारे साथ, सेम लेवल का पेन आप फील नहीं कर रहे हो। इम्पैथी का मतलब कि आपको ऐसी फीलिंग आए कि जैसे आपकी खुद की मदर चली गई, ये इम्पैथी होता है। क्लियर है? तो अगर हम इम्पैथेटिक वे में देखेंगे कि किसी के साथ हम कुछ गलत कह रहे हैं या बोल रहे हैं,
अगर हम उसकी जगह होते तो हमें कैसा लगता है, या वो सेम अगर रिपीट हो जाए तो हमें कैसा लगेगा। यदि ऐसा लगेगा तो हम खुद नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे चीजों पर। तो देखो यही लिखा है आगे सारे पॉइंट। देर आर मेनी वैल्यू दैट चिल्ड्रन कैन लर्न इन स्कूल। स्कूल में बच्चा कई बातें सीखता है। रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस, इम्पैथी। परसिवरेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। परसिवरेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि लगातार हार्ड वर्क करते रहना और लगातार ट्राई करते रहना, एक दृढ़ निश्चय होना कि चैलेंजेस के सामने गिव अप नहीं करने की एक अप्रोच, चैलेंजेस के सामने गिव अप नहीं करना। फिर क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल और कोऑपरेशन। ये चीजें स्कूल जो है हमारे अंदर डेवलप करता है। सोसाइटी में सोशलाइजेशन, फैमिली, एजुकेशन, लास्ट में एक एक पॉइंट लिख दिए हैं, कंप्लीट हो गई बात। तो जनरल पॉइंट है, समझ आ गया होगा। सिविल्स वालों को मेंस में लिखना हो तो भी पूरा राइटअप बनाया है मैंने। पीयर ग्रुप मतलब आपके कलीग, स्टूडेंट वगैरह साथ में जो होंगे, मास मीडिया, रिलीजियन, लॉ एंड गवर्नमेंट, फिर फाइनली कंक्लूजन लिख दिया है। ठीक है, चलो यहां तक ये बात खत्म हुई। कल भी हम मॉर्निंग एक बार शेड्यूल चेक कर लेना, कोशिश करेंगे कल मॉर्निंग में एक क्लास कर दे। पीडीएफ 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। यूट्यूब पे जो बच्चे देखेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, पुराने वीडियो 1 और 2 में भी पीडीएफ 1 पीडीएफ 2 दोनों के लिंक डाल दिए हैं, इस वाले में भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक क्लास आपकी रह गई है जो पीडीएफ 2 वाली, जिसमें हमें जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब एनालिसिस क्या होती है, स्टोर मैनेजमेंट क्या होता है, थोड़े बहुत टॉपिक रह गए। पीडीएफ में दे चुका हूं, कल एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो क्लास, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।